सुपर जीन 2 विकास। अध्याय 171। संरचना की रक्षा कर रहे म्यूटेटर्स ने इस घटनाक्रम पर ध्यान नहीं दिया था। अल्ट्रा बन योद्धाओं को, जो इतने लंबे समय से मौत के डर के बिना आगे बढ़ रहे थे, अचानक ज्वार की तरह पीछे हटते हुए देखकर और नीचे युद्ध के ड्रमों को बंद होते हुए सुनकर वे खुशी से झूम उठे, यह मानते हुए कि इतने लंबे समय से अजेय रहे अल्ट्रा बनिंग कोर ने आखिरकार हार मान ली है। जैसे ही वे अपनी आसन जीत के लिए जयकार कर रहे थे, उन्होंने अल्ट्रा बन योद्धाओं के एक और समूह को स्काई स्टार स्लोप पर कदम रखते देखा। पहले के विपरीत इस बार अल्ट्रा बन योद्धाओं की पहली दो पंक्तियां लाल रंग के कपड़े पहने हुए थीं और उनके पास लाल हेलमेट थे, और वे जिस बिग रेड बुल पर सवार थे वह विशेष रूप से आकर्षक थी। 1, 2, 8, 16। हे भगवान, 16 डिप्टी लीजन कमांडर स्तर के अल्ट्रा बन योद्धा हैं। हर कोई हैरान रह गया। लेकिन 16 डिप्टी लीजन कमांडरों को देखना हैरान होने जितना आसान नहीं था। उनके पीछे आने वाले अल्ट्रा बन योद्धा क्रिस्टल बेस कवच में सजे हुए थे, और उनमें से कई थे कम से कम 1000 मजबूत। हे भगवान, इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद अल्ट्रा बनिंग कोर के पास अभी भी क्रिस्टल बेस स्तर पर बहुत सारे हैं। अल्ट्रा बनिंग कोर अपने अंतिम भयंकर हमले के लिए तैयार हो रहा है, हमें डटे रहना चाहिए। सभी क्रिस्टल बेस स्तर के हमले बिना रुके एक के बाद एक, कौन इसका सामना कर सकता है। स्काई स्टार स्लोप पर म्यूटेटर्स की सारी जयकार उनके गले में अटक गई। वे वास्तव में थक गए थे। हालांकि उन्होंने बारी बारी से आराम किया था, लेकिन थोड़े समय में अपनी अत्यधिक ताकत को पूरी तरह से ठीक करना मुश्किल था। खासकर जब से उनके कई पालतू जानवर मारे गए थे, उन्हें एक के बाद एक हमले को रोकने के लिए अपने शरीर से एक दीवार बनानी पड़ी, जिससे वे बहुत थक गए। सभी अलॉय लेवल पहाड़ की चोटी पर पीछे हटे। क्रिस्टल बेस लेवल जो अभी भी लड़ने में सक्षम हैं, फिर से संगठित हों। बाई शेनफेई लगातार आदेश जारी कर रहे थे। यदि अधिकांश म्यूटेटर्स में अभी भी उल्टी गिनती समाप्त होने तक टिके रहने का आत्मविश्वास था, तो जिस क्षण फ्लाइट स्क्वाड्रन आकाश में दिखाई दिया, सभी म्यूटेटर आग से तर दिखाई दिए। हालांकि फ्लाइट स्क्वाड्रन बड़ा नहीं था, जिसमें 100 से अधिक सवार थे, म्यूटेटर्स को टिके रहने का भरोसा था, क्योंकि उनके पास स्काई स्टार स्लोप एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में था। जब तक उन्होंने इस एक रास्ते को अवरुद्ध किया, चाहे अल्ट्रा बनिंग कॉर्प्स के पास कितने भी हों, वे इसे तोड़ नहीं सकते थे। लेकिन अब जब 100 से अधिक क्रिस्टल बेस अल्ट्रा बन योद्धाओं को उनके गठन को अंदर से बाधित करने के लिए हवाई मार्ग से उतारा जा रहा है, तो लाइन को पकड़ना और भी कठिन होगा। यदि अल्ट्रा बनिंग कॉर्प्स की विशाल सेना ने हमला किया, तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। सभी अलॉय म्यूटेटर बिखर जाते हैं और अलग थलग रहने की कोशिश करते हैं। ओयांग यूडू, आप क्रिस्टल बेस दस्ते का नेतृत्व करते हैं जो नीचे के हमले को रोकने के लिए जिम्मेदार है। चाहे कुछ भी हो, उन्हें तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बाकी को मेरे ऊपर छोड़ दें, बाई शिनफेई ने कहा। अपनी लंबी तलवार खींची और उसकी म्यान को एक तरफ फेंक दिया। पीछे की रक्षा के लिए एक और टीम का नेतृत्व किया। आदेश सुनने के बाद अलॉय म्यूटेटर पहाड़ की चोटी की ओर सभी दिशाओं में बिखर गए। जब तक वे पर्याप्त रूप से बिखरे हुए थे, तब तक फ्लाइट स्क्वाड्रन में उनमें से प्रत्येक का पीछा करने की ऊर्जा नहीं होगी। फ्लाइट स्क्वाड्रन का मुख्य कार्य नीचे के सैनिकों को चार्ज करने और सफलता हासिल करने में मदद करना था, यही उनका लक्ष्य था। धमाका, 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 धमाका। युद्ध के ढोल की आवाज़ जो अभी एक पल के लिए रुकी थी, फिर से शुरू हो गई। गरजती हुई युद्ध की चीखें और खुरों की गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ एक साथ उठी। अल्ट्रा बनिंग कॉर्प्स ने अपना अब तक का सबसे भयंकर हमला किया। क्रिस्टल बेस से बनी पूरी चार्जिंग टीम एक शक्तिशाली सर्प की तरह स्काई स्टार स्लोप पर चढ़ गई। एक के बाद एक आकाश में उड़ने वाले विशालकाय बैलों ने उड़ान भरी, और अल्ट्रा बन योद्धाओं की कमान के तहत वे दुष्ट ड्रैगन के एक समूह की तरह हॉर्सशू माउंटेन की ओर झपट्टा मारते रहे। हालांकि ये सिर्फ उड़ने वाले बैल थे, असली दुष्ट ड्रैगन नहीं, सिवाय सबसे आगे रेड लांस नाइट के, जिसका वाहन ब्लैक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन एक असली ड्रैगन प्रकार का प्राणी था। भाइयों, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो हमें अपने जीवन के लिए लड़ना होगा। ओयांग यूडू और वेई वुफू गठन के सामने एक साथ खड़े थे। प्रत्येक ने हाथ में एक लाल क्रिस्टल बैटल एक्स पकड़ रखा था। अल्ट्रा बनिंग कॉर्प्स के उग्र आक्रमण का सामना करते हुए उनकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं दिखा। तो चलो मदरफिकर करते हैं। क्रिस्टल आधारित वेरिएंट के एक समूह में भी युद्ध से उनकी आंतरिक क्रूरता और रक्तपात प्रज्वलित था, जो मौत से लड़ने के लिए तैयार था। बाई शेनफेई ने देखा कि लिन शेन अभी भी यहाँ था और उससे कहा, जाओ, कम लोगों के साथ एक जगह खोजो और तुम अभी भी जीवित रह सकते हो। लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा, वेई से कुछ कहा और फिर क्षेत्र छोड़ दिया। पहाड़ की चोटी पर खुली जगह की ओर भाग गया। नीचे का आक्रमण पहले ही शुरू हो चुका था। लाल रंग के 8 अल्ट्रा बन योद्धाओं की पहली लहर अभी उस स्थान पर भी नहीं पहुंची थी जब उन्होंने अपने पालतू लांचर निकाले और पालतू जानवरों की लहर के बाद लहर को ऊपर की ओर लॉन्च किया। पहाड़ पर क्रिस्टल आधारित पालतू जानवर एक के बाद एक पहाड़ पर उतर रहे थे। ओयांग यूडू और वेई वुफू के पास उन क्रिस्टल आधारित पालतू जानवरों की परवाह करने का समय नहीं था। अपने युद्ध कुल्हाड़ियों को हाथ में लेकर उन्होंने 8 लाल पोशाक वाले अल्ट्रा बन योद्धाओं के उग्र हमले का सामना किया।
2 बनाम 8 जोड़ी ने दर्रे पर कब्जा कर लिया। आकाश उड़ने वाले विशालकाय बैलों का एक समूह उड़ रहा था। उनके हाथों में पालतू लांचर लगातार म्यूटेटर की भीड़ पर फायरिंग कर रहे थे। पालतू जानवर भीड़ पर हमला कर रहे थे। मार डालो, बाई शेनफेई ने आदेश दिया और आकाश की ओर तीर चलाने की तरह 10 फीट ऊपर उछला और एक ही तलवार के वार से एक कम उड़ान वाले फ्लाइंग बुल नाइट का सिर उड़ गया। अन्य क्रिस्टल आधारित वेरिएंट भी आकाश से उतरते हुए पालतू जानवरों की ओर बढ़े। हत्या और विस्फोटों की आवाज़ों से स्वर्ग और पृथ्वी हिल गई। लिन शेन पहले ही खाली शिखर पर पहुंच चुके थे और उन्होंने देखा कि अन्य मिश्र धातु स्तर के म्यूटेटर सभी दिशाओं में बिखर गए, इस क्रूर युद्ध में बचने का एक छोटा सा मौका पाने की उम्मीद में। लेकिन पहाड़ दीवारों से घिरा हुआ था, जैसे कि चाकू से काटा गया हो, और केवल शिखर का मंच ही लोगों का समर्थन कर सकता था। वास्तव में शिखर का मंच छोटा नहीं था, बल्कि कई फुटबॉल मैदानों को फिट करने के लिए पर्याप्त बड़ा था। फिर भी चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वहां केवल इतनी ही जगह थी जहां छिपने की कोई जगह नहीं थी, जिससे हर कोई उड़नदस्तों के सामने खुला रह गया। अगर ये मिश्र धातु स्तर के म्यूटेटर बच गए तो यह इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि वे कितनी मेहनत से भागे, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि उड़नदस्तों ने उनका शिकार करना चुना या नहीं। जब कुछ फ्लाइंग बुल नाइट्स आसमान से उड़े तो दर्रे पर क्रिस्टल बेस बलों पर हमला करने के बजाय बिखरे हुए मिश्र धातु म्यूटेटरों की ओर बढ़े। पीछा किए जा रहे लोगों को निराशा की लहर महसूस हुई। लानत है, मैं पूरी ताकत से जा रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता, हम में से इतने सारे लोग होने के बावजूद हम एक क्रिस्टल आधारित को भी नहीं मार सकते। एक को अपने साथ ले जाना कुछ और ही बात होगी। किसी ने क्रोधित होकर दौड़ना बंद कर दिया और अपनी तलवार खींच ली और मौत से लड़ने के लिए तैयार हो गया। दरअसल वे उनसे आगे नहीं निकल सकते थे, फ्लाइंग बुल बहुत तेज थे। जिस क्षण फ्लाइंग बुल नाइट्स कम ऊंचाई पर उड़े, अचानक एक आकृति उछली। मौत से लड़ने के लिए तैयार बेस वेरिएंट ने एक अनोखे आकार के मानव जैसे बेस वेरिएंट प्राणी को फ्लाइंग बुल नाइट्स पर हमला करते देखा। इस मानव जैसे बेस वेरिएंट प्राणी ने लाइट पैटर्न के साथ ग्रीन स्टील कवच पहना हुआ था, जो एक पवित्र योद्धा, एक संरक्षक देवता जैसा दिख रहा था। जैसे ही उसने खुद को हवा में उछाला, उसके शरीर पर लाइट पैटर्न तेजी से तीव्र होते गए, जैसे कि उसके चारों ओर ड्रैगन पैटर्न घूम रहे हों। एक अल्ट्रा बन योद्धा, जो पहले से ही मानव जैसे बेस वेरिएंट प्राणी के पास पहुंच चुका था, ने अपने हाथ में एक लाल क्रिस्टल लंबा भाला लहराया और ड्रैगन हंटर जीवेस की ओर वार किया। जीवेस ने वास्तव में आने वाले भाले को अपने हाथ से पकड़ लिया और निर्णायक रूप से अल्ट्रा बन योद्धा को उछाल दिया, उसे पहाड़ की दीवारों से परे फेंक दिया। सवार रहित आकाश उड़ने वाले विशालकाय बैल की पीठ पर कदम रखते हुए जीवेस फिर से हवा में उछला। जब्त किए गए लाल क्रिस्टल लंबे भाले को हाथ में लेकर उसने उसे वापस फेंका और तुरंत एक उड़ते हुए बैल पर सवार दूसरे अल्ट्रा बन योद्धा को छुरा मारा। वह खुद एक और उड़ते हुए बैल नाइट की ओर झपटा। पास के क्राउन बुल नाइट्स ने उसकी ओर गोता लगाया, उनके लंबे भाले जीवेस को निशाना बना रहे थे। हवा में दिशा बदलने में असमर्थ जीवेस ने अपने हाथों को, जो बिजली के ड्रैगन के आकार के प्रकाश पैटर्न से सजे थे, लाल क्रिस्टल के लंबे भालों पर घुमाया और अपने नंगे हाथों से उनमें से प्रत्येक को चकनाचूर कर दिया। जब तक वह एक उड़ते हुए बैल की पीठ पर उतरा, उसने उस छोटे ब्लेड को पकड़ लिया जिसे अल्ट्राबन योद्धा ने एक हाथ से मारा था और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन घुमा दी थी। सवारहीन उड़ता हुआ बैल शिखर की ओर कूद पड़ा। जीवेस उसकी पीठ पर खड़े होकर बैल के सींग को पकड़ लिया और जबरन उड़ते हुए बैल को ऊपर की ओर मोड़ दिया। वाह, वह किसका पालतू है? मजबूत, वास्तव में मजबूत। जीवेस के शक्तिशाली हमले को देखकर किसी ने आश्चर्य से कहा। मिश्र धातु स्तर म्यूटेटर पर झपट्टा मारने वाले उड़ते हुए बैल शूरवीरों को जीवेस ने एक पल में ही मार डाला, केवल एक ही स्वर्ग की ओर भाग गया। जीवेस ने एक लंबा भाला पकड़ा और उसे आकाश में फेंक दिया, भागते हुए फ्लाइंग बुल नाइट और उसके घोड़े को छेदते हुए उन्हें आसमान से नीचे गिरा दिया। फ्लाइंग बुल नाइट्स को मारने के बाद जीवेस एक हाथ से बैल के सींग को पकड़े हुए और मारे गए जानवर पर खड़े होकर जमीन पर उतरा और लिन शेन के पास वापस आया, उसे पकड़ा हुआ पेट लॉन्चर सौंप दिया। लिन शेन ने जीवेस को सौंपे गए 2 पेट लॉन्चर लिए, उनके साथ छेड़छाड़ की और तुरंत 2 फ्लाइंग बुल उड़कर उसके और जीवेस के सामने आ गए। आह, क्या वे तियान के पालतू जानवर हैं? क्या पालतू जानवर इतने सुंदर भी हो सकते हैं? सुंदर और मजबूत, मानव जैसा ऐसा पालतू जानवर कभी नहीं देखा। जब लोग जीवेस के बारे में चर्चा कर रहे थे, लिन शेन और जीवेस ने एक एक फ्लाइंग बुल पर सवार होकर हमला किया। लिन शेन ने पेट लॉन्चर को पकड़ते हुए कहा, बाद में चलो इन गैजेट्स में से और भी लेते हैं। बोलना समाप्त करते हुए लिन शेन ने एक लाल क्रिस्टल लंबा भाला उठाया और अपने घोड़े को आकाश में उछाल दिया। जीवेस ने पीछे से पीछा किया, आकाश में उड़ते हुए और युद्ध के सबसे तीव्र भाग की ओर बढ़ते हुए। बाई शेनफेई और अन्य लोग फ्लाइंग बुल नाइट्स के हमले को मुश्किल से झेल पा रहे थे।
ऐसा नहीं था कि वे फ्लाइंग बुल नाइट्स को हरा नहीं सकते थे। बाई शेनफेई द्वारा छलांग लगाने और शूरवीरों में से एक को मार डालने के बाद शेष लोगों ने अब गोता लगाने वाले हमले नहीं किए। इसके बजाय उन्होंने अपने धनुष और तीर निकाले और ऊपर से तीरों की बौछार से बाई शेनफेई और उसके साथी म्यूटेटर्स पर हमला किया। लाल क्रिस्टल तीरों ने बाई शेनफेई और उसके साथियों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी, जो दुर्भाग्य से आकाश में फ्लाइंग बुल नाइट्स तक नहीं पहुंच सके। बाई शेनफेई को कुछ पछतावा हुआ। उसे शुरू में ही इतनी क्रूरता से हत्या नहीं करनी चाहिए थी, जिससे फ्लाइंग बुल नाइट्स सावधान हो जाते। लेकिन अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जब वह सोच रही थी कि ऊपर उड़ते हुए बैल शूरवीरों से कैसे निपटा जाए, तो उसने अचानक देखा कि जो शूरवीर पहले शिखर की ओर भागे थे वे अब वापस उड़ रहे हैं। इससे बाई शेनफेई और अन्य लोगों में एक बुरी भावना पैदा हो गई। उन्हें लगा कि शायद मिश्र धातु स्तर म्यूटेटर का लगभग नरसंहार हो चुका है, जिससे उड़ते हुए बैल शूरवीरों की वापसी हो गई है। लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उसने देखा कि हालांकि कई चले गए थे, केवल 2 शूरवीर वापस आए थे। तियान, 2 लौटते हुए बैलों के ऊपर सवारों को पहचानने पर वे दोनों चौंक गए और बहुत खुश हुए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि तियान, जो केवल मिश्र धातु स्तर पर था, वास्तव में उन क्रिस्टल बेस स्तर के उड़ते हुए बैल शूरवीरों को मार सकता है और यहां तक कि 2 उड़ते हुए बैलों को भी पकड़ सकता है। फ्लाइंग बुल पर सवार दूसरे व्यक्ति को देखकर, जिसमें प्रकाश पैटर्न शानदार ढंग से चमक रहा था, उन्होंने पहचाना कि यह एक बेस म्यूटेशन पालतू जानवर था और उन्हें अचानक एहसास हुआ कि तियान ने एक शक्तिशाली क्रिस्टल बेस पालतू जानवर छिपा रखा था, जो बताता है कि वह कैसे क्रिस्टल बेस लेवल फ्लाइंग बुल नाइट्स पर पलटवार कर सकता है और उन्हें मार सकता है। जीवेस, इसे बाहर निकालो, लिनशेन ने आदेश दिया, लाल कपड़े पहने ड्रैगन नाइट की ओर इशारा करते हुए जो सबसे ऊंचे स्थान पर उड़ रहा था। उसके बगल में उड़ रहे जीवेस ने लिनशेन की आज्ञा सुनी और तुरंत अपने घोड़े को तेजी से आगे बढ़ने का संकेत दिया। लाल कपड़े पहने ड्रैगन नाइट के स्थान की ओर दौड़ा। लिनशेन ने भी अपने फ्लाइंग बुल को खींचा, जो जीवेस के पीछे पीछे चल रहा था। रुको, मुझे अपने साथ ले चलो, बाई शेनफेई ने नीचे से चिल्लाया। भले ही लिनशेन का पालतू जानवर मजबूत माना जाता था, लेकिन इतने सारे फ्लाइंग बुल नाइट्स और उस लाल कपड़े वाले ड्रैगन नाइट का सामना करते हुए उनके लिए लाभ प्राप्त करना मुश्किल होगा। तियान, चलो साथ चलते हैं, मोशेंकी ने भी नीचे से आवाज लगाई। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। लिनशेन को उनकी परवाह नहीं थी, और अगर उसने उनकी बकबक सुनी भी, तो उसने दिखावा किया कि उसे इसकी परवाह नहीं है। उड़ने वाले पालतू जानवर काफी दुर्लभ थे, खासकर वे जिस पर सवारी की जा सकती थी। हालांकि नीली आंखों वाले दिव्य चील जैसे पालतू जानवरों को उड़ने वाले पालतू जानवर माना जाता था, लेकिन वे सवारी के लिए उपयुक्त नहीं थे। ऐसा नहीं था कि नीली आंखों वाला दिव्य चील किसी व्यक्ति को आकाश में ले जाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, बल्कि इसका शरीर सवारी के लिए उपयुक्त नहीं था। चील के शरीर पर बैठने से उसके पंखों में बाधा उत्पन्न होगी। अगर पंख स्वतंत्र रूप से नहीं हिल सकते तो वह कैसे उड़ सकता था? चील की पीठ पर खड़े होकर या उस पर बैठकर? क्या आपको डर नहीं लगता कि अगर वह उड़ान के दौरान अचानक मुड़ जाए तो आप गिरकर मर जाएंगे? तो उड़ने वाले पालतू जानवर थे, लेकिन बहुत कम ऐसे थे जिन पर सवारी की जा सकती थी। लिनशेन को इन उड़ने वाले बैलों में बहुत दिलचस्पी थी, और पेट लॉन्चर को छीनने का मतलब था कि अब वे सभी उड़ने वाले बैल उसके थे। ऐसे समय में युद्ध की लूट जो उसने जब्त की थी, कौन हिम्मत करके उससे हिस्सा मांगेगा? लाल कपड़े पहने ड्रैगन नाइट और फ्लाइंग बुल नाइट्स ने स्वाभाविक रूप से उन्हें देखा था। लाल कपड़े पहने ड्रैगन नाइट ने दहाड़ लगाई और फ्लाइंग बुल नाइट्स ने तुरंत अपने धनुष खींचे और जिवेस और लिनशेन की ओर तीर चलाए। लाल क्रिस्टल के तीरों की बारिश को अपनी ओर उड़ते हुए देखकर लिनशेन ने जल्दी से अपने उड़ने वाले बैल को जिवेस के पीछे छिपा दिया और लाल क्रिस्टल लॉन्ग स्पीयर को जिवेस की ओर फेंक दिया। ये पहली बार था जब वह एक उड़ने वाले पालतू जानवर की सवारी कर रहा था, और ये तथ्य कि वह नीचे नहीं गिरा था पहले से ही एक उपलब्धि थी। वह तीर के तूफान से बचने के लिए उड़ने वाले बैल को कैसे नियंत्रित कर सकता था? जिवेस ने लाल क्रिस्टल लॉन्ग स्पीयर को पकड़ लिया और हवा में छलांग लगा दी। लाल क्रिस्टल तीरों की बौछार की ओर बढ़ गया। उसके हाथ में भाला 5 गति के चक्करदार पंखे में बदल गया। सभी आने वाले लाल क्रिस्टल तीर उसके द्वारा विक्षेपित हो गए, जिससे चिंगारी की बौछार हुई और उनके कानों में धातु के टकराने की आवाज हमेशा मौजूद रही। लिनशेन ने जल्दी से फ्लाइंग बुल जिवेस को अपने लैंडिंग स्पॉट की ओर बढ़ने का आदेश दिया और गिरने से पहले उसे पकड़ने में कामयाब रहे। चूंकि वे पहले से ही करीब थे, फ्लाइंग बुल नाइट रेजिमेंट केवल एक वॉली से बचने में कामयाब रही। इससे पहले कि जिवेस उनके बीच में हमला कर दे, चिंगारी और बिजली का एक निशान छोड़ते हुए जहां तीर टूट गए और लोग मारे गए क्योंकि उनके हाथों से भाले गिर गए। उसके शरीर पर ड्रैगन पैटर्न द्वारा बढ़ाई गई शक्ति बस बहुत मजबूत थी। उसका ब्लेड उसी रैंक के लोगों से टकराया और अजेय रहा। पीछे से लिनशेन ने अराजकता का फायदा उठाया कई लाल क्रिस्टल लंबे भाले जब्त किए जिन्हें जिवेस ने गिरा दिया था। उसने उन्हें अपनी पीठ पर लटका लिया और एक को पकड़कर एक फ्लाइंग बुल नाइट को छुरा मारा, जिसने अपना भाला खो दिया था।
हालांकि लिन शेन केवल मिश्र धातु स्तर का था, लेकिन उसकी स्तर 31 की ताकत एक नियमित फ्लाइंग बुल नाइट से बहुत कम नहीं थी। जीवेस द्वारा निहत्थे और असंतुलित व्यक्ति को मारना कोई मुश्किल काम नहीं था। इस प्रकार आकाश में एक विचित्र दृश्य सामने आया। जीवेस बेतहाशा आगे बढ़ रहा था, अजेय फ्लाइंग बुल नाइट्स को बेतरतीब ढंग से गिरा रहा था। उसके पीछे लिन शेन ने पीछा किया, पागलपन से अंतिम हमले करते हुए महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाया। जब भी मौका मिलता वह भाले से फ्लाइंग बुल नाइट पर हमला कर देता और फिर लापरवाही से उनका पेट लॉन्चर ले लेता। कुछ ही समय में सैकड़ों फ्लाइंग बुल नाइट इस एक आदमी और उसके पालतू जानवर को संभाल नहीं पाए। ये बहुत विस्फोटक है, ये पालतू जानवर बहुत अजेय है, ओयांग यूडू से भी ज्यादा भयंकर लगता है। जिवेइस के विस्फोटक प्रदर्शन को देखकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आसमान में लाल कपड़े पहने ड्रैगन नाइट ने दहाड़ लगाए। फ्लाइंग बुल नाइट जो जिवेइस को बुरी तरह से रोक रहे थे, उन्होंने अचानक एक रास्ता खोल दिया, जिससे जिवेइस आसानी से आगे निकल गया और सीधे लाल कपड़े पहने ड्रैगन नाइट की ओर बढ़ गया। लेकिन लिन शेन जो पीछे चल रहा था रुक गया और उसने खुद को सैकड़ों फ्लाइंग बुल नाइट से घिरा पाया। जिवेइस के आगे बढ़ने के बिना लिन शेन की स्थिति अचानक बहुत गंभीर हो गई। धिक्कार है, तियान फंस गया है। युद्ध देखने वालों को लगा कि चीजें गंभीर लग रही थीं। बाई शेनफेई ने यह भी देखा कि लिन शेन की स्थिति गंभीर थी और वह सहायता प्रदान करना चाहती थी, लेकिन अफसोस की बात है कि वह उड़ भी नहीं सकती थी। मोशेंकी और अन्य म्यूटेटर चिंतित थे, मदद करना चाहते थे लेकिन आसमान में उड़ने में असमर्थ थे। वे केवल उन पालतू जानवरों पर अपना गुस्सा निकाल सकते थे जो उन पर झुंड बना रहे थे। रियलम किंग ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत था, जिससे कुछ भी ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना बेहद मुश्किल था। बाई शेनफेई की ताकत के साथ भी उस ऊंचाई पर युद्ध को प्रभावित करना मुश्किल था, एक साधारण क्रिस्टल बेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जिवेइस की तरफ देखने पर लाल कपड़े पहने दुष्ट ड्रैगन नाइट पहले ही व्यक्तिगत रूप से दुश्मन से मिलने जा चुका था, जिससे उसके लिए वापस आकर लिन शेन को बचाना असंभव हो गया था। आसमान में सैकड़ों फ्लाइंग बुल नाइट से घिरे होने के कारण बचना असंभव लग रहा था। सभी की निगाहें लिन शेन और युद्ध देखने वाले बाहर लोगों पर थीं। उसके लिए भी खेद महसूस किया। परपेचुअल मोशन तियान को उनके द्वारा सिर्फ एक ज्यादा टिकाऊ मिश्र धातु उत्परिवर्ती के रूप में माना जाता था। सैकड़ों क्रिस्टल बेस लेवल दुश्मनों के हमले से बचने के लिए चमत्कार की आवश्यकता होगी। जैसी स्थिति थी, कोई भी उसे बचा नहीं सकता था, और यहाँ तक कि उसका पालतू भी लाल कपड़े पहने दुष्ट ड्रैगन नाइट द्वारा उलझा हुआ था, जिससे उसे बचाने वाला कोई नहीं बचा। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि जीवेस लाल कपड़े पहने दुष्ट ड्रैगन नाइट को जल्दी से खत्म कर सकता है और फिर लिन शेन को बचाने के लिए वापस भाग सकता है, क्योंकि अब तक हर कोई देख सकता था कि दुष्ट ड्रैगन की सवारी करने वाला लाल कपड़े वाला अल्ट्राबन योद्धा संभवतः अल्ट्राबनिंग कोर का वैध कमांडर था। 30,000 अल्ट्राबन योद्धाओं का नेतृत्व करने की ताकत के साथ उसकी शक्ति कल्पना से परे थी, और उसके ऊपर उसके पास एक पालतू दुष्ट ड्रैगन था जो क्रिस्टल की तरह काला था। बस देखकर ही कोई यह बता सकता था कि ईविल ड्रैगन पालतू जानवर उच्च श्रेणी का सामान था। निश्चित रूप से एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस और आकार, गति या मारक क्षमता के मामले में यह एक उड़ने वाले बैल के सामने कोई मुकाबला नहीं था। जिवेस, जो ईविल ड्रैगन पर सवार कमांडर से लड़ रहा था, उसके लिए अच्छा होगा कि वह मारा न जाए। कमांडर को तेजी से नीचे गिराना और तियान की सहायता के लिए आना तो दूर की बात है, जो लगभग असंभव काम था। आपका साथी खतरे में है, ये जगह मेरे लिए छोड़ दो, जाओ और उसका साथ दो, ओयांग यूडू ने आकाश में लिन शेन की ओर देखते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं, वेई वुफू ने बस इतना ही कहा। लाल कपड़े पहने अल्ट्राबन योद्धाओं से लड़ना जारी रखा जो लगातार हमला कर रहे थे। अगर वे दोनों मिलकर लाल कपड़े पहने अल्ट्राबन योद्धाओं के लगातार हमलों का सामना नहीं करते तो शायद बाकी लोग पहले ही टूट चुके होते। अब अगर वेई वुफू चले गए और केवल ओयांग यूडू ही बचा तो उनकी ऊर्जा खपत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, जिससे उनके टिकने का समय कम हो जाएगा, संभवतः उल्टी गिनती समाप्त होने तक नहीं। हालांकि वेई वुफू के न जाने का निर्णय इस कारण से नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि वह लिन शेन को समझता था और जानता था कि अगर लिन शेन ने उस तरह से काम करने का फैसला किया तो उसके पास अपने कारण होंगे। इसके अलावा वह ये भी जानता था कि लिन शेन ने अभी तक अपना तुरुप का पत्ता नहीं खेला था। लिन शेन ने अभी तक ऐसा नहीं किया था, यहाँ तक कि अपने सहज कौशल का भी इस्तेमाल किया। वेई वुफू को जीवेइस की क्षमताओं के बारे में कुछ हद तक पता था। अगर कमांडर ईविल ड्रैगन पालतू जानवर की सवारी नहीं कर रहा होता तो भी एक मौका हो सकता था, लेकिन चूंकि वह ड्रैगन प्रकार के पालतू जानवर की सवारी कर रहा था, इसलिए उसे जीवेइस द्वारा जल्दी से खत्म कर दिया जाना तय था। इसलिए वेई वुफू बिल्कुल भी घबराया नहीं था। लाल कपड़े पहने अल्ट्राबन योद्धाओं के लगातार हमलों का सामना करना जारी रखा। वेई वुफू के व्यवहार को देखकर ओयांग यूडू कुछ हैरान था। उसे तियान पर बहुत भरोसा था। क्या ऐसा हो सकता है कि तियान ने अभी तक अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है? अगर ऐसा है तो यह बहुत दिलचस्प होने वाला है। ओयांग यूडू की स्पष्ट आंखें उत्साह से चमक उठी, कभी कभी लिन शेन की ओर देखती जो आकाश में घेरे हुए थे।
आप सभी को सच में लगता है कि मैं एक आसान लक्ष्य हूँ? लिन शेन का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा, उसके दिल में उस कमांडर के लिए एक निश्चित अवमानना थी। उसकी दृष्टि वास्तव में खराब थी, भले ही वह मुख्य पात्र था। कमांडर ने जिवेई से व्यक्तिगत रूप से निपटने का फैसला किया था और उसे इन छोटे लोगों के लिए छोड़ दिया था। इन मूर्ख मिनोटोर्स को दिखाने का समय आ गया है कि असली नायक कौन है, लिन शेन ने घोषणा की। जब उसने फ्लाइंग बुल नाइट्स को अपने लंबे भालों के साथ उस पर हमला करते देखा, उसके शरीर पर चित्रात्मक अक्षर अचानक चमकने लगे। अगले ही सेकंड, लिन शेन, जिसका शरीर अक्षरों से चमक रहा था, उड़ते हुए बैल की पीठ से छलांग लगाए आने वाले फ्लाइंग बुल नाइट के भाले को चकमा दिया। वह नाइट के सिर पर पलटा, जबकि साथ ही साथ नाइट के सिर के पीछे अपनी हथेली को मारा। फ्लाइंग बुल नाइट ने अपने दूसरे हाथ से एक छोटा ब्लेड निकाला, जो उसके ऊपर लिन शेन की ओर वार करता है। उसने सोचा था कि उसका ब्लेड निश्चित रूप से लिन शेन के उतरते हाथ पर वार करेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, लिन शेन का वार उसकी अपेक्षा से आधा बीट धीमा था। उसका छोटा ब्लेड हवा में वार करता हुआ लिन शेन के हाथ से चूक गया, जिससे उसके दिल में ठंडक दौड़ गई। धमाका! फ्लाइंग बुल नाइट को लगा जैसे किसी भारी हथौड़े ने उसके ऊपर वार किया हो। उसके सिर के पीछे, उसके दिमाग में गड़गड़ाहट, असहनीय चक्कर आना। लिन शेन पहले ही उसके पीछे पलट गया था, आसानी से उसका पेट लॉन्चर उठाकर अपने बैग में रख लिया। फिर उसने जल्दी से रेड क्रिस्टल लॉन्ग स्पीयर और रेड क्रिस्टल शॉर्ट ब्लेड दोनों छीन लिए, साथ ही उसकी पीठ से रेड क्रिस्टल धनुष और तीर लेना भी नहीं भूला। लिन शेन पहले से ही इन वस्तुओं के लिए लालची था। एक बच्चे के रूप में वह अक्सर बाजार में तीरंदाजी के खेल खेलता था। वह धनुष और तीर का उपयोग करना जानता था और उसका निशाना काफी अच्छा था। हालांकि कुछ समय तक खेलने के बाद उसकी रुचि खत्म हो गई और उसने कई सालों तक उन्हें छुआ नहीं। ये सुनिश्चित नहीं था कि उसकी सटीकता अभी भी बनी हुई है या नहीं। वस्तुओं को लेने के बाद उसने चकित अल्ट्रा बन योद्धा को सीधे उड़ते हुए बैल की पीठ से फेंक दिया। लिन शेन, अपने कंधे पर धनुष लटकाए हुए और कई लंबे भाले, कमर पर एक छोटा ब्लेड और हाथों में लाल क्रिस्टल लंबा भाला पकड़े हुए, अपने शरीर पर फ्लोरोसेंट चमक बिखेरते हुए सफ़ेद अक्षर बनाए हुए थे, जो सद्भाव की एक भयानक लेकिन अवर्णनीय भावना पैदा कर रहे थे। जब अन्य फ्लाइंग बुल नाइट्स सभी दिशाओं से करीब आ रहे थे, लिन शेन ने बैल की पीठ पर सवारी करना जारी नहीं रखा, बल्कि फिर से हवा में छलांग लगा दी। हालांकि वह आगे की ओर कूदता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उसने वास्तव में अपने हाथ में भाला पीछे की ओर फेंक दिया। पीछे से हमला करने वाले फ्लाइंग बुल नाइट ने इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं की थी और तेज गति से उससे टकरा गया। प्रभाव के बल पर लंबा भाला उसकी छाती में घुस गया। मध्य हवा में लिन शेन ने एक और लंबा भाला निकाला और उसे आने वाले फ्लाइंग बुल नाइट पर निशाना बनाया। फ्लाइंग बुल नाइट ने सोचा कि अवसर आ गया है और एक साधारण मिश्र धातु म्यूटेटर से नहीं डरता। उसने अपना लंबा भाला उठाया और लिन शेन पर हमला किया। इससे पहले कि दोनों आपस में टकरा पाते, लिन शेन ने तेजी से अपने भाले के पिछले हिस्से पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह उसके हाथों से उड़ गया। लिन शेन की रणनीति से चौंककर फ्लाइंग बुल नाइट को पसीना आ गया और उसने जल्दबाजी में भाले को चकमा दिया। लेकिन लिन शेन पहले ही उसके सिर के ऊपर पहुंच चुका था। उसने उसके हेलमेट पर कदम रखा और उसे एक और छलांग लगाने के लिए लीवरेज के रूप में इस्तेमाल किया। जिस फ्लाइंग बुल नाइट पर उसने कदम रखा, उसने एक दबी हुई आवाज निकाली, क्योंकि उसका अल्ट्राबन हेलमेट क्षतिग्रस्त हो गया था और वह उड़ते हुए बैल की पीठ से सिर के बल नीचे गिर गया। लिन शेन ने शानदार ढंग से हवा में छलांग लगाए और किसी तरह 100 से अधिक फ्लाइंग बुल नाइट उसे छू नहीं पाए। इसके बजाय उसने उन्हें गिरा दिया और कुछ ही समय में कई नाइट को मार गिराया। घटनाओं के इस मोड़ ने दर्शकों को अचंभित कर दिया। नीचे म्यूटेटर हैरान और खुश दोनों थे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि एक अलॉय म्यूटेटर भारी घेरे के बावजूद बीच हवा में कई क्रिस्टल बेस अल्ट्रा बन योद्धाओं को मार देगा। मेरा एवोल्यूशन थ्योरी ग्लिफ लाइट इफेक्ट के साथ क्यों नहीं आता, जबकि यह वही एवोल्यूशन थ्योरी है? क्या एवोल्यूशन थ्योरी का अभ्यास करने वाला कोई व्यक्ति वास्तव में इतना खतरनाक हो सकता है? क्या म्यूटेटर के कवच पर वे चित्रलिपि, जो तियान से हैं, किसी मास्टर द्वारा प्रकाशित हैं? लोगों ने मुझे गुमराह किया है। अगर मुझे पता होता कि 5 मुख्य बेस म्यूटेशन में से एक, एवोल्यूशन थ्योरी, इतना अद्भुत है, तो मैं अन्य बेस म्यूटेशन की तलाश में इतनी दूर तक नहीं जाता। मैंने पैसे खर्च किए, अपना मान सम्मान खोया, लेकिन सिर्फ कुछ ऐसा करने के लिए जो विकास सिद्धांत के करीब भी नहीं है। दादाजी, मेरा विकास सिद्धांत कब चमकेगा? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूरी दुनिया में लोग अचंभित थे, चाहे उन्होंने विकास सिद्धांत का अभ्यास किया हो या नहीं। हर कोई उस समय उलझन में था। जिन्होंने विकास सिद्धांत का अभ्यास किया था, उन्हें संदेह था कि क्या ये वास्तव में विकास सिद्धांत है। जिन्होंने इसका अभ्यास नहीं किया था, वे आश्चर्यचकित थे कि इतना मजबूत आधार उत्परिवर्तन गुप्त आधार उत्परिवर्तन होने के बजाय 5 मुख्य आधारभूत आधार उत्परिवर्तनों में से क्यों था। अनेक उत्परिवर्ती जिन्होंने विकास सिद्धांत का अभ्यास किया था, वे उन्माद में थे, ये पूछते हुए कि उनके कार्पेट पर चित्रलिपि को कैसे चमकाया जाए।
कोई नहीं जानता था कि विकास सिद्धांत से प्राप्त चित्रलिपि चमक सकती है, और हालांकि उन्हें नहीं पता था कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है, ये प्रभावशाली दिखता था। भले ही इसका कोई व्यावहारिक उपयोग न हो, लेकिन अच्छा दिखना ही काफ़ी था। बड़े बड़े लोग भी, बड़े परिवारों के लोग, इवोल्यूशन थ्योरी की अपनी आकस्मिक रूप से रखी हुई प्रतियों को एक बार फिर से देखने के लिए बाहर निकाले बिना नहीं रह सके, ये सोचकर कि क्या वे पहले कुछ भूल गए थे और क्या इवोल्यूशन थ्योरी का ये प्रभाव था। बाई शेनफेई ने लिन शेन को अपनी आंखों में आश्चर्य और भ्रम के मिश्रण के साथ देखा। हालांकि उसके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह अभी भी हताश होकर लड़ रही थी। जब लिन शेन ने हवा में अपनी चालें दिखाईं, तो जिवेस और लाल कपड़े पहने दुष्ट ड्रैगन नाइट एक दूसरे से भिड़ गए। नाइट ने एक दुष्ट ड्रैगन की पीठ पर सीधे उस पर हमला किया, एक 6 से 7 मीटर लंबे लाल क्रिस्टल लॉन्ग स्पीयर को चलाते हुए एक ध्वनि बूम के साथ जिवेस की ओर छेद किया। उसके नीचे दुष्ट ड्रैगन ने अपने हीरे जैसे कठोर नुकीले दांतों को उजागर किया, जैसे कि जिवेस को पूरा निगलने का इरादा रखता हो। फ्लाइंग बुल पर सवार जिवेस ने संकोच नहीं किया और हमले का सामना किया, और इसके अलावा यह एक सामने से टक्कर थी। हर कोई जानता था कि एक फ्लाइंग बुल संभवतः एक दुष्ट ड्रैगन पर हमला नहीं कर सकता। इस तरह से आमने सामने की टक्कर यह एक छोटी कार की तरह था जो एक भारी भरकम ट्रक से टकरा गई थी, ये चूर्ण विक्षत हो जाएगी। जैसे ही वे टकराने वाले थे, जिविस के शरीर पर ड्रैगन पैटर्न हिंसक रूप से चमक उठे और उससे एक ऐसी आभा निकली जिसे बयान करना मुश्किल था। अगले ही पल सभी ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। दुष्ट ड्रैगन, जो जिविस पर खतरनाक ढंग से हमला कर रहा था, अचानक एक चूहे की तरह दिखाई दिया जो बिल्ली से भिड़ गया। उसका चेहरा भय से भर गया। उसने अपने पंखों को पीछे की ओर फड़फड़ाया, अपने आगे के हमले को रोकने की कोशिश की। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। इस अप्रत्याशित युद्धाभ्यास ने लाल कपड़े पहने रेजिमेंट कमांडर के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर दी, जो शुरू में आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब दुष्ट ड्रैगन ने पीछे हटने का प्रयास किया तो वह पूरी तरह से ले से बाहर हो गया। तब तक फ्लाइंग बुल पहले ही दुष्ट ड्रैगन के सामने पहुंच चुका था और दुष्ट ड्रैगन के सिर के ऊपर से उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा था। इस बीच जिवेस दुष्ट ड्रैगन की पीठ पर चढ़ गया और लाल कपड़े पहने रेजिमेंट कमांडर का जानवर की पीठ पर आमने सामने सामना किया। क्या तुम सच में एक बेस वेरिएंट प्राणी हो? लाल कपड़े पहने रेजिमेंट कमांडर ने जिवेस को एक अजीब नज़र से देखा। उसने पहले कभी इस तरह का बेस वेरिएंट प्राणी नहीं देखा था। लेकिन जिवेस चुप रहा और लगातार लाल कपड़े पहने रेजिमेंट कमांडर की ओर बढ़ता रहा। लाल कपड़े पहने रेजिमेंट कमांडर को लगा कि बेस वेरिएंट पालतू जानवर से बात करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिवेस बिल्कुल भी बेस वेरिएंट प्राणी जैसा नहीं लग रहा था। वह एक मानव जैसा जीवन रूप लग रहा था, जिसने कमांडर को अवचेतन रूप से बोलने के लिए प्रेरित किया। ओ घोड़े के हाथों एक पालतू जानवर की मौत के लिए आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए, लाल कपड़े पहने रेजिमेंट कमांडर ने घोषणा की, क्योंकि उसने अपना भाला दुष्ट ड्रैगन पर लटका दिया और यहां तक कि अपना हेलमेट भी हटा दिया, जिससे एक मिनोटॉर का सिर दिखाई दिया। ये रेजिमेंट कमांडर औसत अल्ट्रा बन योद्धा से भी अधिक लंबा और अधिक मांसल था, जो लगभग 3 मीटर लंबा था, जिसके मोटे बड़े सींग और सिर के ऊपर लाल बालों का गुच्छा था। जिवेस को जल्द ही आते देख ओ घोड़े ने एक भयंकर दहाड़ लगाए। उसका शरीर एक उल्कापिंड की तरह घने काले कवच में लिपटा हुआ था। लगभग एक साथ जिवेस और ओ घोड़े ने एक दूसरे पर अपनी मुट्ठियां घुमाईं। हवा के दबाव को चीरते हुए मुंह के धुंध के आकार के वाष्प और ध्वनि बूम के बीच टकराए, जिससे शॉकवेव का एक भयानक विस्फोट हुआ। मनुष्य और जानवर ईविल ड्रैगन के ऊपर लड़े, उन्मत्त मुंह के फेंके। विस्फोटक हवा के फटने की आवाज़ें आसमान में लगातार गड़गड़ाहट की तरह खुलती रहीं। कांपता हुआ ईविल ड्रैगन आसमान में चक्कर लगाता रहा। लड़ाई अभी भी पागलपन से भरी हुई थी। इस तरह की लड़ाई ने दर्शकों को अचंभित कर दिया। अपनी सांसें रोक लीं, आंखें कार्रवाई पर टिकी रहीं, किसी भी विवरण को मिस करने से डरते हुए। दुर्भाग्य से औसत म्यूटेटर केवल इतना ही देख सकता था। वे जिवेस और ओ गुडे के हमलों को नहीं समझ पाए, केवल एक के बाद एक फटते हुए धुंध के छल्ले देख पाए। ऊपर और नीचे दो भयानक प्राणियों ने इतनी भयंकर लड़ाई लड़ी कि विजेता और पराजित को पहचानना मुश्किल था। दोनों क्रूर शक्ति पर निर्भर थे, दोनों मौत के सामने निडर थे, दोनों अपने आक्रामक हमले में बेखौफ थे। दो अथक लड़ाकों ने आसमान और धरती को काला कर दिया, केवल नीचे के दुष्ट ड्रैगन पर बोझ डाला, जिसने ओ गुडे के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जिवेस से भी भयभीत था, बाएं और दाएं घूमता रहा, कभी स्थिर नहीं रहा। लंबे समय तक दूसरे पर काबू पाने में असमर्थ ओ गुडे ने एक और दहाड़ लगाई। उसका कवच, जो पहले से ही भारी कवच जैसा था, सूज गया और कवच जैसे गोले की परत पर परत चढ़ गई, जिससे वह भारी बख्तरबंद मानव जैसा दिखने लगा। उसकी मुट्ठियों पर तीखे सींग भी दिखाई दिए। धमाका! एक मुक्का तेजी और ताकत के साथ निकला। सींग वाली मुट्ठी जिवेस के कंधे को छेदती हुई निकली। फिर भी जिवेस दर्द के प्रति पूरी तरह से उदासीन लग रहा था। उसका हाथ चाकू की तरह धारदार था, जिसमें ड्रैगन पैटर्न की छाया थी, जो गुडे के कवच के एक कोने को काट रहा था।
मनुष्य और जानवर पीछे हटने से इनकार कर रहे थे, एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे जैसे कि दुष्ट ड्रैगन की पीठ पर टिके हुए हों, मुट्ठियां तेजी से चल रही थीं। कवच के टुकड़े और खून बिखरा हुआ था, दोनों के बीच लड़ाई अचानक बेहद भयानक हो गई। अच्छा नहीं, तियान खतरे में है। जो लोग अभी भी लिन शेन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, वे चिंता में चिल्लाए। आसमान में ऊपर लिन शेन ने खुद को बिना किसी फ्लाइंग बुल नाइट के पास पाया। मानो सहमति से वे सभी उससे दूरी बनाए हुए थे। उन्होंने उन 2 फ्लाइंग बुल को भी रोक दिया जिन्हें लिन शेन ने नियंत्रित किया था, जिससे उसे खुद को संभालने के लिए कहीं नहीं छोड़ा। अपनी वर्तमान ऊंचाई से यहां तक कि एक पूरा स्टील स्तंभ भी गिरने का सामना नहीं कर सकता था। लिन शेन की तो बात ही छोड़िए, उसके मांस और खून के शरीर के साथ कवच के अंदर। लेकिन खुद को सहारा देने के लिए कहीं नहीं होने के कारण लिन शेन तब तक बर्बाद लग रहा था जब तक कि वह उड़ान की शक्ति वाला एक आरोही न हो। अपने होंठ काटते हुए बाई शेनफेई ने अपने सामने क्रिस्टल बेस पालतू जानवर को उड़ा दिया और उस ओर छलांग लगाई जहां लिन शेन के गिरने की उम्मीद थी। उम्मीद है कि वह उसे पकड़ लेगी और उसके शरीर पर बल को खत्म कर देगी। हालांकि बाई शेनफेई को भी इस समय पूरा भरोसा नहीं था, क्योंकि उसकी ताकत गंभीर रूप से कम हो गई थी, संभवतः उसकी चरम स्थिति के आधे से भी कम। बाई शेनफेई ने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि उसकी गति धीमी हो गई और वह अंततः एक आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पूरी तरह से रुक गई। लिन शेन हवा में गिरते हुए अचानक अपने बाएं पैर की नोक को अपने दाहिने पैर के पीछे की ओर इंगित किया और भौतिकी के नियमों को धता बताते हुए फिर से ऊपर की ओर उछला, फ्लाइंग बुल नाइट रेजिमेंट की ओर हमला किया। आसमान में लिन शेन भूत की तरह टिमटिमा रहा था, उसका लाल क्रिस्टल लंबा भाला अकल्पनीय कोनों से बाहर निकल रहा था। कुछ ही क्षणों में कई फ्लाइंग बुल नाइट्स चिल्लाए क्योंकि उन्हें भाला मारा गया और हवा से गिरा दिया गया। अमर दरबार पर कदम रखने की तकनीकों को स्वर्ग की सीढ़ी के साथ मिलाते हुए, साथ ही वेई वुफु द्वारा सिखाई गई चुरा घोंपने की विधियों और ओ यांग यूडू से सीखी गई कुटिल पथ विधर्मी कौशल और सुपर बेस पैटर्न द्वारा विश्व की शक्ति के अवशोषण द्वारा प्रदान की गई अंतहीन ऊर्जा का उपयोग करते हुए लिन शेन आसमान में एक भूत में बदल गया, जो लगातार फ्लाइंग बुल नाइट्स के बीच घूम रहा था, बार बार झपट्टा मार रहा था। एक पल में उसने रैंकों में तबाही मचा दी, जिससे 100 से अधिक शूरवीर अस्त व्यस्त हो गए। इस दृश्य ने सभी को अचंभित कर दिया, क्योंकि स्वर्गारोहण के बाद भी किसी ने आकाश में ऐसी लड़ाई नहीं देखी थी। लिन शेन अब एक उड़ते हुए दानव जैसा दिख रहा था, जिसने फ्लाइंग बुल नाइट रेजिमेंट को अराजकता में डाल दिया। हालांकि मरने वालों की संख्या अधिक नहीं थी, लेकिन निवारक शक्ति भारी थी। क्रिस्टल बेस अल्ट्रा बन योद्धाओं को आकाश में युद्ध करने के लिए फ्लाइंग बुल की सवारी करनी थी, लेकिन लिन शेन इधर उधर भागता रहा। उसकी चाल ढाल भूत की तरह मायावी थी और उसका भाला शैतान की चालों की तरह अप्रत्याशित था। लिन शेन स्वर्ग की सीढ़ी का उपयोग करते हुए देखे जाने से नहीं डरता था। उसकी एकमात्र चिंता आधा मानव आधा लोहे का राक्षस था, और केवल जू त्यानगे और तू शियाओदाओ ही थे जिन्होंने उसे इसका उपयोग करते हुए देखा था। जू त्यानगे इसके बारे में बात नहीं करेगा, और तू शियाओदाओ विदेश में होने के कारण राक्षस को जानकारी देने की संभावना और भी कम थी। यही कारण है कि लिन शेन इतनी लापरवाही से काम कर सकता था। अमर दरबार पर कदम रखने के लिए ये भी कोई चिंता की बात नहीं थी। लिन शेन ने इसे पहचान से परे बदल दिया था, ऐसा कि इसके निर्माता को भी इसे पहचानने में कठिनाई होगी। देवी कंसोर्ट बाय आकाश में लिन शेन को घूरते हुए, जो स्वर्ग से उतरते हुए एक देवता की तरह लग रहे थे, अविश्वास में बुदबुदाए, क्या विकास सिद्धांत का अभ्यास करने से कोई इतना मजबूत हो सकता है? दिलचस्प, ये वास्तव में बहुत दिलचस्प है। ओयांग यूडू ने दृश्य को देखने के बाद, जो आंखें पहले से ही स्पष्ट थीं, अब एक उत्साही चमक से भर गईं। ओयांग यूडू, जिसकी ताकत पहले से ही गंभीर रूप से समाप्त हो चुकी थी, किसी तरह एक भयानक बल के साथ फट गया और स्काई स्टार स्लोप से नीचे गिर गया। एक राक्षस की तरह वह एक लाल पोशाक वाले अल्ट्रा बन योद्धा के सामने टेलीपोर्ट हुआ, अपने हाथों को योद्धा की छाती में डाल दिया और उस आदमी के शरीर को उसके युद्ध के कपड़े और कवच के साथ 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। ये शानदार है, सच में शानदार। खून से लथपथ ओयांग यूडू का शरीर कांप उठा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई जिसे वह दबा नहीं सका। उसकी बड़बड़ाहट तेज होती गई जब तक कि वह नियंत्रित जंगली हंसी में बदल नहीं गई। ये सच में शानदार है। ओयांग यूडू एक राक्षस की तरह उन्मत्त होकर अल्ट्रा बनिंग कोर पर टूट पड़ा। अब किसी भी हथियार का उपयोग नहीं कर रहा था और न ही कोई तकनीक दिखा रहा था। वह एक जंगली जानवर की तरह टूट पड़ा। उसके हाथ एक के बाद एक अल्ट्रा बन योद्धा को चीर रहे थे, जिनमें लाल वस्त्र पहने कई योद्धा भी शामिल थे। अच्छा नहीं, यूडू को फिर से एक प्रकरण हो रहा है। ओयांग जुमियाओ का चेहरा चिंता से भर गया। गॉड्स लव बेस के अंदर ओयांग परिवार के कई लोगों ने ओयांग यूडू की फुटेज को चिंता से भरे चेहरे के साथ देखा। कुछ की आंखों में डर और घृणा भी थी, लेकिन ओयांग परिवार के अलावा अब बहुत कम लोग ओयांग यूडू पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि आकाश में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसने लगभग सभी को बहरा कर दिया और शॉकवेव पानी पर छल्लों की तरह फैल गई।
शॉकवेव का केंद्र ईविल ड्रैगन की पीठ पर था, जहां अधिकांश की आंखें खींची हुई थीं। उन्होंने ड्रैगन की पीठ से जमीन पर गिरती हुई एक आकृति देखी। धमाका! शक्तिशाली आकृति हॉर्सशू माउंटेन की चोटी पर जोर से गिरी। गिरने से पहले से ही क्षतिग्रस्त कवच में गंभीर विकृति आ गई और अंदर से खून से लथपथ शरीर से खून बहने लगा। यह अल्ट्रा बर्निंग कॉर्प्स का कमांडर है। वह मर चुका है। एक पल के लिए पूरी दुनिया अल्ट्रा बर्निंग कोर ने अपने उन्मत्त आक्रमण के बीच में अविश्वास के भाव से अपना हमला रोक दिया तो वे रुक गए। अगले ही पल स्काई स्टार स्लोप पर अल्ट्रा बन योद्धा और आकाश में फ्लाइंग बुल नाइट्स ज्वार की तरह पीछे हट गए। दुष्ट ड्रैगन आकाश से नीचे गिरा और धूल के बादल को उड़ाते हुए पहाड़ की चोटी पर भारी रूप से उतरा। ड्रैगन के सिर के ऊपर ड्रैगन शिकारी जीवेस की चमकदार आकृति खड़ी थी। हम जीत गए। अल्ट्रा बर्निंग कोर को खदेड़ दिया गया है। युद्ध के मैदान में म्यूटेटर पहले तो इस पर विश्वास नहीं कर पाए। एक बार जब वे अपने होश में आए तो उन्होंने दिल दहला देने वाली चीखें निकाली, जो उन जीवित लोगों की चीखें थीं जो नरक से वापस चढ़े थे। वे वुफू जयकारों में शामिल नहीं हुए। उनकी नज़र बिजली की तरह तेज थी। उन्होंने स्काई स्टार स्लोप पर ओयांग यूडू पर ध्यान केंद्रित किया, जो एक भयंकर दुष्ट भूत की तरह बेतहाशा हंस रहा था। जब ओयांग यूडू ने पीछे हटते हुए अल्ट्रा बन योद्धाओं का उन्मत्ततापूर्वक पीछा किया तो वेई वुफू ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने एक हाथ से पीछे से ओयांग यूडू की गर्दन को लपेट लिया और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ ली, जबकि उसके पैर ओयांग यूडू के पैरों में लिपटे हुए थे। दोनों आदमी एक साथ गिर पड़े और वेई वुफू ने उसे मजबूती से अपनी जगह पर जकड़ लिया। क्रैक! ओयांग यूडू, जो लगभग पागल हो गया था, व्यर्थ में संघर्ष करता रहा, फिर अपना मुंह खोला और अपने भयानक सफ़ेद दांतों को दिखाया और वेई वुफू की बांह पर काट लिया। उसके दांतों ने वास्तव में वेई वुफू की बांह पर कुछ कवच को तोड़ दिया, मांस और त्वचा में छेद कर दिया और ओयांग यूडू के मुंह के कोनों से तुरंत खून बहने लगा। वेई वुफू का ओयांग यूडू को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे ओयांग यूडू की आंखों में पागलपन काफी हद तक कम हो गया और वेई वुफू की बांह पर जकड़े हुए दांत धीरे धीरे ढीले हो गए। अब मैं ठीक हूँ। ओयांग यूडू की आवाज़ सुनकर वेई वुफू ने आखिरकार अपनी बांह छोड़ी और धीरे धीरे उठकर बैठ गया। ओयांग यूडू बिना उठने के इरादे के ज़मीन पर लेट गया। उसके मुंह के कोने पर अभी भी वेई वुफू का खून लगा हुआ था। उसका चेहरा अब पागल नहीं था, बल्कि लगभग आनंदित संतुष्ट मुस्कान लिए हुए था। खून से लथपथ स्काई स्टार स्लोप पर लेटा हुआ आसमान की ओर देखते हुए उसकी खूबसूरत आंखें नीले आसमान और सूरज को प्रतिबिंबित कर रही थीं। ओयांग यूडू इस सुंदर दृश्य का आनंद ले रहा था। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने से पहले उसने अपना समय लिया। ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में अकेला अजीब व्यक्ति नहीं हूँ, ओयांग यूडू ने अपनी आंखें बंद करके बड़बड़ाया। मौज मस्ती में डूबे म्यूटेटर्स ने इस स्थिति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान मुख्य रूप से लिन शेन और जीवेस पर था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज ओयांग यूडू और बाई शेनफेई जैसे लगभग अजेय प्रतिभाशाली लोगों की मौजूदगी के बावजूद मुख्य पात्र जीवेस और लिन शेन थे। कम से कम आज के लिए उन्होंने अधिकांश लोगों का ध्यान आकर्षित किया था और सफलतापूर्वक पूरे ग्रह जगत को चौंका दिया था। ये तियान बहुत अच्छा है। वास्तव में तियानचेंग के किसी व्यक्ति के योग्य है। आकाश की फुटेज शूट करने के लिए कैमरे का उपयोग करने वाला एक म्यूटेटर प्रशंसा में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। क्या तियान, उसके प्रदर्शन के साथ उसे भाई तियान कहना बहुत ज़्यादा नहीं होगा, है ना? उसके बगल में एक दोस्त ने कहा। नहीं नहीं नहीं, तियानचेंग के लोग इतने सती नहीं हैं। मुझे अभी भी लगता है कि तियान अच्छा लगता है, लेकिन उपनाम परपेचुअल मोशन उपयुक्त नहीं लगता है, कैमरा चलाने वाले म्यूटेटर ने सोचा, फिर कहा। आकाश का बेटा कैसा रहेगा? दोस्त ने कुछ सोचने के बाद सुझाव दिया। बहुत सामान्य बात है, म्यूटेटर ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। इसमें क्या गलत है? मुझे लगता है कि यह बहुत उपयुक्त है। देखो, वह तियानचेंग से आता है, उसे तियान कहा जाता है और उसके पास इतनी शक्तिशाली हवाई युद्ध क्षमताएं हैं। क्या आकाश का बेटा बिल्कुल उपयुक्त नहीं है? दोस्त ने नाराजगी जताते हुए तर्क दिया। उपयुक्त का मतलब यह नहीं है कि यह अच्छा है। मुझे लगता है कि वह एक बेहतर उपनाम का हकदार है। म्यूटेटर ने अपने सिर पर कुछ पतले होते बालों को छूते हुए बहुत देर तक सोचा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपनी जांघ पर थपकी देते हुए कहा, मुझे मिल गया। फ्लैश स्पिरिट। फ्लैश स्पिरिट तियान कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि परपीचुअल मोशन भी उससे बेहतर है। दोस्त ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा। इस तियान को जोड़ने पर अब हमारे पास कितने विकल्प हैं? वान नियानबेई, जिमिन स्वॉर्ट्समैन, ओयांग यूडू, वेई वुफू प्लस तियान, कुल मिलाकर 5 होते हैं। म्यूटेटर ने एक छोटी नोटबुक निकाली, उसे पलटा और कहा, केवल 5। दोस्त कुछ अवाक लग रहा था। होमवर्ल्ड का बड़ा वातावरण बहुत खराब है, इन 5 को ढूंढना भी मुश्किल था। म्यूटेटर ने आह भरी। बाई शेनफेई के बारे में क्या? दोस्त ने सोचा और फिर पूछा। अभी भी थोड़ा कम है, केवल 1 शायद। अगर हम वाकई किसी और को नहीं ढूंढ पाते हैं तो वह संख्याएं बना सकती है। म्यूटेटर ने विचार किया और फिर कहा,
आपकी उपलब्धियों के बावजूद ये पर्याप्त नहीं है और वेई वुफू और तियान दोनों तियानचेंग से हैं। क्या वेई परिवार आपको उन्हें लेने के लिए सहमत होगा? मुझे संदेह है। बेहतर होगा कि आप तलाश करते रहें, मैं वापस जा रहा हूँ, दोस्त ने कहा, अपना बायां हाथ उठाते हुए, अपनी कलाई पर डायल घुमाते हुए और अपनी आकृति को विकृत करते हुए गायब हो गया। अध्याय 176। जैसे ही 3 दिन की समय सीमा समाप्त हुई, सभी लोग तुरंत जिनशुई झील पर वापस चले गए। चूंकि पहले से ही एक समझौता था, इसलिए वेई वुफू ने युद्ध हेलमेट, युद्ध के कपड़े और पालतू लांच का एक बड़ा बैच ले लिया। लिन शेन को आवंटित हिस्सा ज्यादातर वेई वुफू को भी गया, सिवाय एक उत्परिवर्ती पालतू जानवर के सेना कमांडर का दुष्ट ड्रैगन। हेल रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन, उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधारित प्राणी, विकास सक्षम, ताकत 41, गति 41, कठोरता 41, कठोरता 40.9, बेस म्यूटेशन टैलेंट, म्यूटेंट ईविल ड्रैगन बॉडी, म्यूटेंट रॉक ट्रांसफॉर्मेशन, हेल का अमर दानव अभिशाप। हेल रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन की विशेषताएं और प्रतिभाएं फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन की तुलना करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन दोनों अतुलनीय हैं। फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन एक आक्रमण केंद्रित पालतू जानवर है, जबकि हेल रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन एक उच्च रक्षा और स्वास्थ्य वाला माउंट है, जो एक मांस ढाल प्रकार के पालतू जानवर के रूप में भी काम करता है, जो एक अलग उद्देश्य को पूरा करता है। म्यूटेंट ईविल ड्रैगन बॉडी इसे एक मजबूत काया प्रदान करती है, जो इसके गुणों को चारों ओर बढ़ाती है। म्यूटेंट रॉक ट्रांसफॉर्मेशन इसकी रक्षा को बढ़ाता है। हेल का अमर दानव अभिशाप वास्तव में एक प्रकार की पुनर्जनन क्षमता है, जो हेल रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन को चोट लगने के बाद अपने शरीर को तेजी से पुनर्जीवित करने की अनुमति देता है। एक माउंट और मांस ढाल के रूप में हेल रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन बेस म्यूटेशन के स्तर पर लगभग सही है और इसकी हमला शक्ति भी कमजोर नहीं है। अगर जिविस की ड्रैगन हत्या प्रतिभा इस पर एक निवारक नहीं होती, तो यह वास्तव में परेशानी भरा होता। लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि ओयांग परिवार ने भी तियानचेन को एक हिस्सा दान किया था, जो न केवल ओयांग युदू को मिला हिस्सा था, बल्कि इसमें ओयांग परिवार की अपनी जेब से भी कुछ योगदान शामिल था, जिसका मूल्य वेई वुफू के लाभ से कम नहीं था। ओयांग युदू ने जाने से पहले ये शब्द कहे, मैं तुम्हें खोजने तियानचेन आऊंगा। वह आपको खोजने के लिए तियानचेन क्यों जा रहा है? लिन शेन ने वेई वुफू से धीमी आवाज में जिज्ञासा से पूछा। पता नहीं, वेई वुफू ने सिर्फ 3 शब्दों में जवाब दिया। वेई वुफू ने सामान को सीधे तियानचेन वापस पहुंचाया। लिन शेन ने बीच रास्ते में ही उससे अलग होकर रास्ता बना लिया, और जब वह डार्क बर्ड बेस में वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। क्या ये हो सकता है कि सनकी ने मुझे ढूंढ लिया है? लिन शेन को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। लेकिन भले ही सनकी मुसीबत की तलाश में आया हो, लिन शेन अब डरता नहीं था। स्काई स्टार स्लोप की लड़ाई में लिन शेन के बलिदानी प्रभामंडल ने भयानक मात्रा में बलिदान जमा कर लिए थे, जो लिन शेन को 100 से ज्यादा विशेषता बढ़ावा देने में सक्षम थे। 100 से ज्यादा विशेषता मान क्या दर्शाता है? ऐसा कहा जाता है कि सामान्य आरोही की विशेषताएं 41 से 80 तक होती हैं, जिसका मतलब है कि अकेले गुणों के संदर्भ में बली हेलो से बढ़ावा पाने वाले लिन शेन औसत आरोही से बहुत अधिक मजबूत हैं। अगर सनकी फिर से मुसीबत की तलाश में आने की हिम्मत करता है, तो लिन शेन उसे यह परखने में कोई आपत्ति नहीं करेगा कि उसका मुक्का कितना जोरदार है। लिन शेन ने किसी को नहीं देखा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मुड़ गया, लेकिन चौंक गया। उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा था जो पहले कभी नहीं आया था, लेकिन ये कोई सनकी नहीं था, ये सिर्फ एक गंजा मध्यम आयु वर्ग का आदमी था, जो काम की पैंट और बनियान पहने हुए था। उसके गले में एक पुराना एसएलआर कैमरा लटका हुआ था और उसके कंधे पर एक और भी पुराना वीडियो कैमरा था। तुम कौन हो? लिन शेन ने अपने सामने गंजे आदमी को घूर कर देखा। हालांकि वह काफी साधारण लग रहा था, यहाँ तक कि थोड़ा अधिक वजन वाला भी, लिन शेन को नहीं लगा कि वह वास्तव में साधारण है। कम से कम एक औसत मध्यम आयु वर्ग का अधिक वजन वाला गंजा आदमी निश्चित रूप से उसके सामने 2 से 3 मीटर के भीतर चुपचाप नहीं आ सकता था। नमस्ते तियान, मेरा नाम झू जियान कियांग है और यह मेरा व्यवसाय कार्ड है। उस आदमी ने एक व्यवसाय कार्ड निकाला और उसे दोस्ताना तरीके से लिन शेन को सौंप दिया। आजकल लोगों के पास अभी भी व्यवसाय कार्ड हैं। लिन शेन ने संदेह के साथ व्यवसाय कार्ड लिया और उस पर नजर डाली, केवल ये देखने के लिए कि उस पर दुष्वप्न समूह की मां गृह शाखा स्टार स्काउट झू जियान कियांग लिखा हुआ था। स्टार स्काउट? मुझे स्टार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लिन शेन ने जाने के लिए तैयार होते हुए कहा। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ये स्टार स्काउट उस तरह का स्टार स्काउट नहीं है। हम जो करते हैं वह होनहार युवा लोगों के लिए विभिन्न ग्रहों की खोज करना है और फिर उन्हें हमारे नाइटमेयर ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना है। मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूं, इसलिए मैं आपको शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, झू जियान कियांग ने जोर देकर और एक ऐसे भाव के साथ कहा जो ये दर्शाता था कि समूह का सदस्य बनना एक बेहद गर्व की बात है। नाइटमेयर ग्रुप?
कौन सा दुष्स्वप्न समूह? लिन शेन ने अब तक समझ लिया था, यह आदमी किसी एलियन परिवार का सदस्य होना चाहिए जो होनहार युवा योद्धाओं की तलाश में मातृग्रह पर आया है। हालांकि उसने किसी दुष्स्वप्न समूह के बारे में नहीं सुना था, न ही तियानशिन ने ऐसे किसी समूह का उल्लेख किया था। वास्तव में तियानशिन ने ब्रह्मांड में मनुष्यों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था। एक ऐसी जाति के लिए जो मनुष्यों की तरह उच्च रैंक नहीं रखती थी, ये काफ़ी अच्छा था कि तियानशिन जानता था कि वे मौजूद हैं। उससे यह उम्मीद करना तो दूर की बात है कि वह जानता होगा कि उनके पास क्या ताकतें हैं। तुमने दुष्स्वप्न समूह के बारे में नहीं सुना है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हें बस ये जानना है कि दुष्स्वप्न समूह वर्तमान में एलियन दुनिया में सबसे शक्तिशाली मानव शक्ति है। समूह के अंदर अनगिनत शक्तिशाली प्राणी हैं, न कि केवल मनुष्य। इसके झंडे के नीचे विदेशी प्रजातियों के कई मजबूत व्यक्ति भी हैं। जू जियानकियांग ने ऐसे कहा जैसे दुष्स्वप्न समूह एक बहुत बड़ा अंतर्तारकीय समूह था। आपकी सराहना के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी मातृग्रह छोड़ने की कोई योजना नहीं है। लिन शेन को लगा कि यह आदमी बहुत भरोसेमंद नहीं था और जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाना चाहता था। तियान, क्या तुम जानते हो कि दुष्स्वप्न समूह में शामिल होने का क्या मतलब है? जब तक तुम परीक्षा पास कर सकते हो, तुम्हें अपनी साधना के लिए आवश्यक विभिन्न संसाधनों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई व्यक्ति सर्वोत्तम संसाधन, विकास कौशल, युद्ध तकनीक, पालतू जानवर और महिलाएं तुम्हारे दरवाजे पर लाएगा। भोजन, कपड़े और आवास सभी बेहतरीन होंगे, कुछ ऐसा जिसका तुम निश्चित रूप से मातृग्रह पर आनंद नहीं ले सकते। दिव्य जाति की प्यारी लड़कियां, चुड़ैल कबीले की आकर्षक बड़ी बहनें, स्टारशाइन कबीले की पवित्र महिला साधक, वे सभी आपके साथ गर्म झरनों में स्नान करेंगी, आपको शराब पिलाएंगी। जब तक आपकी प्रतिभा अच्छी है और आपकी ताकत काफ़ी मजबूत है, आप जो चाहें ले सकते हैं और जो चाहें पा सकते हैं। जू जियानकियांग का वर्णन आकर्षक और अतिशयोक्तिपूर्ण था। जितना अधिक लिन शेन सुनता, यह उतना ही कम विश्वसनीय लगता और वह यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाता कि यह कहानी अजीब तरह से जानी पहचानी है। गहराई से सोचने पर, क्या ये वही भव्य वादे नहीं थे जो उसकी बड़ी बहन अक्सर अपने कर्मचारियों को आसमान में पाई देने के लिए करती थी? बेशक उसकी बहन वास्तव में वह सब कुछ दे सकती थी जो उसने वादा किया था, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी थी। आपको उसके लिए अधिक मूल्य बनाना होगा, अन्यथा आपको उससे कुछ भी लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर आपके पास कुछ महत्वपूर्ण है तो तियानचिंग में वेई वुफू को खोजें। मैं दुष्स्वप्न समूह में शामिल हो सकता हूं या नहीं, इसका निर्णय करना मेरे हाथ में नहीं है। वेई वुफू को सहमत होना होगा। मुझे दूसरे काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अब आपसे बात नहीं करूंगा। अलविदा। लिन शेन ने हेल रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन को बुलाया, उस पर सवार होकर आसमान में उड़ गया। मत जाओ, चलो कुछ और बातें करते हैं। जू जियानकियांग ने आवाज़ लगाई, लेकिन तियान को जाने से रोकने में असमर्थ, वह केवल उदास होकर देख सकता था। अब मैं अपने कोटे का क्या करूंगा? जू जियानकियांग ने चिंता से आहें भरते हुए अपने लगभग गंजे सिर को सहलाया। लिन शेन हेल रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन पर सवार होकर एक पर्वत श्रृंखला में गया, उतरने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढी, अपने पालतू जानवर को छिपाया और एक गुफा में रेंग कर चला गया। गुफा में लिन शेन ने अपनी घड़ी के टेलीपोर्ट फंक्शन को सक्रिय किया और घास वाले ढलान वाले क्षेत्र में पहुंच गया। आसपास कोई न देखकर वह आखिरकार अपने असली रूप में वापस आ गया, अपने कपड़े और वेश बदल लिया। एक दिन के लिए ढलान के चारों ओर घूमता रहा, कुछ उत्परिवर्ती जहरीले कीड़ों को मार डाला और फिर वापस लौट आया। गुफा। एक बार फिर यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, लिन शेन ने आत्मविश्वास से डार्क बर्ड बेस की ओर वापस चक्कर लगाया। लिन शेन हाल ही में बुरे मूड में था। पहले वह रात में घास की ढलानों में जहरीले कीड़ों का शिकार करता था और फिर कभी कभी दिन में आराम करने के लिए बाहर जाता था। वह जहां चाहे वहां भोजन कर सकता था और जहां चाहे खेल सकता था। लेकिन अब इस डर से कि अजीब आकृति को पता चल जाएगा कि वह अभी भी जीवित है, उसे दिन रात घर में बंद रहना पड़ता था। घास की ढलानों पर जहरीले कीड़ों का शिकार करने के अलावा कहीं नहीं जाना पड़ता था। हालांकि उन जहरीले कीड़ों से बेस म्यूटेशन फ्लूइड का सेवन करने से अब उसकी उत्परिवर्तन दर में सुधार नहीं हो रहा था और यही उसके लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी। आखिरकार वह पहले से ही मिश्र धातु स्तर पर था और म्यूटेंट स्टील के जहरीले कीड़ों का प्रभाव न्यूनतम था। उसे उच्च श्रेणी के म्यूटेंट जीवों का शिकार करने के लिए एक नई जगह ढूंढनी होगी। कहाँ जाना है? लिन शेन ने अपनी कलाई घड़ी से छेड़छाड़ की, गहरे विचारों में डूब गया। घड़ी में 2 निर्देशांक संग्रहित थे, एक घास की ढलानों के लिए और दूसरा उस रिंग माउंटेन ग्रह के लिए। जब वह रिंग माउंटेन ग्रह से लौटा तो घड़ी ने उसे निर्देशांक रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित नहीं किया था, इसलिए उसे पता था कि संग्रहित अन्य निर्देशांक वास्तव में उस ग्रह के थे। अजीब आकृति ने उसे उस विशेष निर्देशांक पर ले जाने के लिए किसी चीज के साथ छेड़छाड़ की थी। यह उस ग्रह पर एक यादृच्छिक विस्थापन नहीं था। अब समस्या ये थी कि ग्रह आरोही प्राणियों से आबाद लग रहा था और लिन शेन को इस समय उन्हें मारने में कोई लाभ नहीं मिला। मारना मुश्किल था और वह उनसे प्राप्त किए गए आरोही तरल का उपयोग भी नहीं कर सकता था।
वेई वुफू ने कहा कि आरोही तरल में निहित ऊर्जा बहुत तीव्र थी और बेस म्यूटेशन स्तर पर इसका उपयोग करने से शरीर को नुकसान हो सकता था, इसलिए यह अनुपयोगी था। लिन शेन ने यह भी सोचा था कि अपने स्वयं के विकास सिद्धांत के साथ वह आरोही तरल को पचाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उसने इसे आजमाने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। यदि वेई वुफू ने जिस ऊर्जा विस्फोट का उल्लेख किया था वह वास्तविक था और उसके शरीर के अंदर आरोही तरल पदार्थ विस्फोटित हुआ, तो कौन उसका सामना कर सकता था? लिन शेन को लगा कि सतर्क रहना सबसे अच्छा है, फिर भी अजीब आकृति की परेशानी से निपटने के बाद वह अभी भी उस ग्रह पर जाना चाहता था। बली हेलो द्वारा प्रदान की गई शक्ति उसके लिए एक उच्च स्तरीय आरोही प्राणी को मारने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। वह ये देखने के लिए एक अवसर की तलाश में था कि क्या वह मारने के लिए एक उत्परिवर्तित आरोही प्राणी पा सकता है। बेशक ये सबसे अच्छा होगा यदि यह एक उत्परिवर्तित आरोही अंडे वाला हो, लेकिन अजीब आकृति के साथ परेशानी को हल करने से पहले लिन शेन लापरवाही से बली हेलो की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। बहुत विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि पहले रियलम किंग ग्रह पर उत्परिवर्ती प्राणियों का शिकार करने के लिए एक जगह ढूंढना बेहतर होगा। एक बार फिर घास की ढलानों में प्रवेश करते हुए लिन शेन लाल अल्ट्राबन बैटल सूट और हेलमेट पहने हुए बिग रेड बुल पर सवार हो गए। अब जहरीले कीड़ों से परेशान नहीं थे और एक दिशा में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने जहरीले कीड़ों की तलाश करते हुए पहले भी इस दिशा का पता लगाया था, घास की ढलानों के अंत में आकर जहां एक बड़ी नदी बहती थी। नदी के पार अंतहीन स्टील फॉरेस्ट था। नदी चौड़ी थी और लिन शेन तैरने में असमर्थ इसे पार करने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। अब स्वर्ग की सीढ़ी और अमर न्यायालय पर कदम रखने के अपने कौशल के साथ एक साधारण नदी कोई बाधा नहीं थी, खासकर जब से उनके पास नर्क रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन था। इसलिए उन्होंने दूसरी तरफ जंगल की जांच करने के लिए नदी पार करने की योजना बनाई। जब लिन शेन नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने शुरू में सीधे पार करने का इरादा किया, लेकिन क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद उन्होंने ऊपर की ओर बहुत दूर एक मानव आकृति देखी। हाँ, यहाँ कोई क्यों होगा? लिन शेन ने ध्यान से देखा और वास्तव में यह एक व्यक्ति था। वह व्यक्ति नदी के किनारे एक उभरी हुई चट्टान पर बैठा था, कोट जैसा कुछ पहने हुए, मछली पकड़ने की छड़ी पकड़े हुए। उनके बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर एक थमस था जो स्पष्ट रूप से मछली पकड़ रहा था। उनके सिर पर कोई सींग नहीं था, जाहिर है कि वे अल्ट्राबन जनजाति से नहीं थे। नहीं पंख या ऐसा कुछ, वे इंसान लग रहे थे। ऐसी जगह पर कोई इंसान मछली क्यों पकड़ रहा होगा? हैरान लिन शेन ने सोचा और फिर जाकर देखा कि वह कौन था। जैसे जैसे वह करीब गया उसने देखा कि मछली पकड़ने वाला आदमी बूढ़ा नहीं लग रहा था, लगभग 30 साल का, शायद उससे भी कम उम्र का। अपने चौकोर चेहरे और दाढ़ी की वजह से वह अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ा लग रहा था। दोस्त, क्या तुम यहाँ मछली पकड़ सकते हो? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, आदमी ने लिन शेन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और दयालुता से मुस्कुराया। कैसी पकड़ है? लिन शेन उसके बगल में चला गया, उसके बगल में रखी मछली की टोकरी पर नजर डाली। अंदर कुछ हिल रहा था, लेकिन चून की टोकरी ज्यादातर पानी के नीचे थी, इसलिए वह नहीं देख सका कि अंदर किस तरह की मछलियां हैं। बुरा नहीं है, आदमी ने कहा और अपने बगल में रखे चायदानी और एक नए कप को उठाया। लिन शेन को एक कप चाय दी और कहा, तुम्हारा नाम क्या है, दोस्त? क्या तुम भी मछली पकड़ने आए हो? मैं मछली नहीं पकड़ता, मैं रास्ते के उस पार जंगल में देखना चाहता हूँ। लिन शेन ने चाय ली और एक छोटा घूंट लिया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। उसे इस बात का डर नहीं था कि उस आदमी ने चाय में जहर मिला दिया है, क्योंकि इस दौरान उसे नहीं पता था कि उसने कितना जहर या बेस म्यूटेशन फ्लूइड पी लिया है। अब उसका शरीर जहर के प्रति लगभग अभेद्य था, यह उसके डर में सबसे कम था। लिन शेन को ये कहते हुए सुनकर आदमी ने उसे आश्चर्य से देखा। तुम सड़क के उस पार जंगल में जाना चाहते हो? हाँ, क्या दूसरी तरफ के जंगल में कोई समस्या है? लिन शेन ने अच्छी तरह से महसूस किया कि आदमी की बातों में कुछ और भी था। उस जंगल में भूत हैं, आदमी ने गंभीरता से कहा। भूत? लिन शेन थोड़ा हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आदमी ऐसा बयान देगा। वे किस युग में रह रहे थे? कौन अभी भी भूतों और देवताओं में विश्वास करता है? भले ही कोई विसंगति हो, लेकिन ये बेस वेरिएंट जीवों के कारण होनी चाहिए। हाँ, भूत। अगर आप उन जंगलों में जाएंगे तो आपको कई अजीबोगरीब चीजें मिलेंगी और यह भूत की दीवार से टकराने जैसा है। चाहे कुछ भी हो, आप अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। उस आदमी ने ऐसे कहा जैसे वह किसी गंभीर बात के बारे में बात कर रहा हो। हालांकि लिन शेन को लगा कि वह कोई झूठी कहानी सुन रहा है। ये सिर्फ एक जंगल था, अगर वह बाहर नहीं निकल सकता था तो क्या वह उड़कर बाहर नहीं निकल सकता था? जहां तक भूत की दीवार से टकराने की बात है तो उसे वैसे भी इस पर यकीन नहीं हुआ। शुरू में लिन शेन इस आदमी की पृष्ठभूमि के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसके अंधविश्वासी व्यवहार को देखकर उसने इस विचार को खारिज कर दिया। अपनी चाय खत्म करने और कप नीचे रखने के बाद उसने उस आदमी को धन्यवाद दिया और जंगल में जाने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी कुछ और कहना चाहता था, लेकिन तभी उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी अचानक हिल गई।
उसने जल्दी से मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़ी और खड़ा हो गया। तनी हुई छड़ी एक चाप में मुड़ गई और मछली पकड़ने की रेखा नदी में गहराई तक खींची गई, जैसे कि नीचे कुछ तैर रहा हो। लिन शेन को भी इस बात की उत्सुकता थी कि रियल्म किंग प्लैनेट पर किस तरह की मछली पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह रुक गया और किनारे से देखने लगा। नीचे की मछली बड़ी लग रही थी और आदमी उसे सीधे ऊपर नहीं खींच सकता था। लाइन को छोड़ने और वापस लाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब उसने देखा तो लिन शेन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पानी की सतह पर छींटे बड़े होते गए और कुछ ही क्षणों में 100 मीटर के भीतर पानी में हलचल होने लगी। अरे, यह मछली कितनी बड़ी हो सकती है? लिन शेन की जिज्ञासा बढ़ गई, ये सोचकर कि आदमी ने किस तरह की मछली को हुक किया है। आदमी की अभिव्यक्ति भी अधिक तनावपूर्ण हो गई, नीचे की बड़ी मछली के साथ बुद्धि और शक्ति की लड़ाई में उलझा हुआ। उसने बेहतर लाभ उठाने के लिए विभिन्न मुद्राएं अपनाई और कई बार लगभग नदी में खींच लिया गया। ये देखकर लिन शेन जल्दी से रॉड से आदमी की मदद करने के लिए चला गया। इसे मत छुओ, तुम मछली पकड़ना नहीं जानते, खिलवाड़ मत करो, आदमी ने लिन शेन को रोका। लिन शेन के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह चुपचाप खड़ा रहे और उस आदमी को काम में व्यस्त देखता रहे। थोड़ी देर बाद वह आदमी अचानक मछली पकड़ने वाली छड़ी को पीछे की ओर तेजी से घुमाने लगा और लगातार मछली पकड़ने की रस्सी को पकड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। लिन शेन को पता था कि मछली पानी की सतह पर आने वाली है और उसने नदी को ध्यान से देखा। अचानक एक काली आकृति पानी की सतह को चीरती हुई आई। जब लिन शेन ने उसे साफ देखा तो वह अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका। हे भगवान, तुम उस चीज को मछली कहते हो? लिन शेन मन ही मन हैरान था। प्राणी के शरीर का केवल एक हिस्सा पानी से बाहर निकला था, लेकिन यह मछली जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका शरीर काले तराजू से ढका हुआ गहरे जैद जैसा था और जो हिस्सा बाहर निकला था वह 2 मीटर से ज्यादा लंबा था। इसमें लहराते हुए मछली के पंख भी थे और लिन शेन ने एक चील के पंजे जैसा कुछ भी देखा। नीचे पानी और भी ज्यादा अशांत हो गया, जिससे जीव का और भी ज्यादा हिस्सा दिखाई देने लगा। जितना ज्यादा लिन शेन ने देखा उतना ही उसे लगा कि इसे मछली नहीं कहा जाना चाहिए, इसे ड्रैगन कहना ज्यादा उचित लगा। 10 मीटर से ज्यादा लंबा एक गहरे जेड वाला ड्रैगन, जिसमें सिर्फ ड्रैगन के सींग नहीं थे, दिखने में ड्रैगन जैसा ही था। निस्संदेह यह एक क्रिस्टल आधारित प्राणी था। लिन शेन ने सोचा था कि वह आदमी ज्यादा से ज्यादा एक स्टील के प्राणी को पकड़ लेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक क्रिस्टल आधारित प्राणी को हुक करेगा जो ड्रैगन जैसा दिखता है। यह आदमी कौन है? क्या वह वास्तव में ऐसा कर सकता है? लिन शेन ने उस आदमी को चौंक कर देखा। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी प्रभावशाली नहीं दिख रही थी, लेकिन उसने क्रिस्टल आधारित प्राणी के खिलाफ इतने लंबे समय तक बिना टूटे खुद को संभाला, जो कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। जबकि लिन शेन अभी भी सदमे में था, आदमी ने पूरी तरह से ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था। उसने बलपूर्वक डार्क जेड ड्रैगन के शरीर के आधे हिस्से को पानी से बाहर खींच लिया। डार्क जेड ड्रैगन हवा में बेतहाशा संघर्ष कर रहा था, उसकी पूंछ पानी की सतह पर थपथपा रही थी और एक गज ऊंची लहरें पैदा कर रही थी। लेकिन चाहे वह कितना भी लड़खड़ाए, वह हुक से बच नहीं सका। आदमी ने जल्दी से पीछे हटते हुए डार्क जेड ड्रैगन के शरीर के आधे हिस्से को किनारे पर खींच लिया। फिर उसने अपने बगल में एक जाल उठाया और डार्क जेड ड्रैगन के सिर पर जोर से मारा। डार्क जेड ड्रैगन की आंखें तुरंत पीछे मुड़ गईं, उसका शरीर शिथिल हो गया और उसने अब कोई प्रतिक्रिया नहीं की, यहां तक कि जब आदमी ने उसे किनारे पर खींच लिया। प्रभावशाली, लिन शेन ने ईमानदारी से प्रशंसा की, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी को मछली पकड़ते देखा था ऐसे प्राणी के लिए। बुरा नहीं है, हालांकि थोड़ा छोटा है, आदमी ने लापरवाही से कहा, फिर भी कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता था कि उसके होंठे के पकड़े होने से भी ज्यादा मुड़े हुए थे। डार्क जेड ड्रैगन को किनारे पर पूरी तरह से खींचने के बाद लिन शेन ने सोचा कि आदमी प्राणी से बेस म्यूटेशन द्रव इकट्ठा करना शुरू कर देगा। हालांकि आदमी ने अप्रत्याशित रूप से एक बहुत ही रेट्रो स्टाइल वाला कैमरा निकाला और उसे लिन शेन को देते हुए कहा, मेरे लिए एक फोटो ले लो। सौभाग्य से लिन शेन को कैमरा इस्तेमाल करना आता था। उसके तीसरे भाई के पास घर पर कुछ पुराने कैमरे थे और उसने लिन शेन को तस्वीरें लेना सिखाया था। हालांकि लिन शेन को सीखने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले तो लिन शेन ने तस्वीरें लेने के लिए अपने तीसरे भाई का बहुत दिलचस्पी से पीछा किया, लेकिन सूर्योदय को कैद करने के एक प्रयास के बाद वे आधी रात तक एक पहाड़ पर ठंडी हवा में बैठे रहे, जो बहुत उबाऊ था। लिन शेन ने डार्क बर्ड बेस को जितनी बार छोड़ा था, उनमें से ज्यादातर अपने तीसरे भाई के साथ फोटोग्राफी करने गए थे और ये अनुभव सुखद नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें फिर से वहां जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि एक बार ऐसा हुआ जब लिन शेन अपने तीसरे भाई के कमरे में इंतजार कर रहे थे और बोरियत के कारण उन्होंने उनके कुछ फोटो एल्बम को यूं ही पलट दिया। उन्हें जो मिला उससे वे पूरी तरह हैरान रह गए। वे जिन लैंडस्केप और पौधों की फोटो लेने गए थे वे कहीं नजर नहीं आए। इसके बजाय वहां कम कपड़ों में खूबसूरत महिलाओं की कई तस्वीरें थीं।
उस समय लिनशेन को आश्चर्य हुआ कि क्या उनके तीसरे भाई ने उन्हें जानबूझकर उन लैंडस्केप की फोटोग्राफी करने के लिए साथ लाया था ताकि वे उन्हें रोक सकें। अगर उन्हें पता होता कि वे ऐसी चीज़ों की फ़ोटो ले सकते हैं तो लिनशेन ने कभी हार नहीं मानी होती। डार्क जेड ड्रैगन वाले आदमी की कुछ फ़ोटो लेने के बाद लिनशेन ने उसे कैमरा लौटा दिया। आदमी ने तस्वीरें देखी और काफ़ी संतुष्ट लग रहा था। कैमरा दूर रखने के बाद उसने डार्क जेड ड्रैगन के मुंह से मछली का हुक भी निकाला। बैककोट बैककोट बैककोट। उस आदमी की अगली हरकत ने लिनशेन को अचंभित कर दिया। उसने वास्तव में डार्क जेड ड्रैगन को वापस नदी में धकेल दिया। पानी को महसूस करने के बाद डार्क जेड ड्रैगन को थोड़ा होश आया। वह किनारे के पास तैरता रहा। पहले तो वह अस्थिर था और फिर अपनी पूंछ को हिलाते हुए वह गहरे पानी में डूब गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। तुमने इसे क्यों जाने दिया? लिनशेन को लगा कि यह बहुत दुखद है क्योंकि यह जीव उत्परिवर्ती भी हो सकता है। इसे रखने का कोई फायदा नहीं है, आदमी ने कहा और चट्टान पर वापस बैठ गया। अपने हुक में चारा डाला और मछली पकड़ना फिर से शुरू कर दिया। क्या तुम बस खिलवाड़ कर रहे हो? अगर तुम इसे नहीं चाहते तो इसे क्यों पकड़ते? लिनशेन ने जटिल भाव से उस आदमी को देखा। उसने पहले तो आदमी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उसे क्रिस्टल आधारित जीव को पकड़ते हुए देखकर वह अजीब लगा। उसने कहा कि नदी के उस पार जंगल में भूत थे। शायद वास्तव में कुछ गड़बड़ थी। हो सकता है कि यह असली भूत न हो, लेकिन यह उसका असामान्य तरीका हो। बड़े भाई, आपने पहले उल्लेख किया था कि नदी के उस पार जंगल में भूत हैं। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? लिनशेन ने कुछ सोचने के बाद पूछा। मैं खुद कभी दूसरी तरफ नहीं गया, लेकिन मैंने कुछ लोगों को उस पार जाते और फिर कभी वापस नहीं आते देखा है। जो वापस आया वह पागल था, मानो उस पर भूत सवार हो गया हो। आदमी ने कुछ देर रुककर कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले ये पता लगाना होगा कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। क्या इस नदी में बेस वेरिएंट जीव इसे पार करने वाले लोगों पर हमला करते हैं? लिनशेन ने पूछा। ये दुर्लभ है, लेकिन नदी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। लकड़ी इस पर तैर नहीं सकती और गुब्बारे भी डूब जाएंगे, इसलिए इसे पार करना आसान नहीं है, आदमी ने समझाया। लिनशेन हैरान रह गया और उसने जल्दी से अपने बैग से एक धातु का लंच बॉक्स निकाला और उसे नदी की ओर फेंक दिया। एक धातु का लंच बॉक्स पानी की सतह को छूने पर नाव की तरह तैरना चाहिए, लेकिन यह पानी तक भी नहीं पहुंचा। हवा में ऐसा लगा जैसे किसी बहुत बड़ी ताकत ने इसे खींच लिया, तुरंत विकृत हो गया और पानी में गिर गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। लिनशेन चौंक गया। इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण! यह अच्छी बात है कि मैंने अभी कूदने की कोशिश नहीं की। इतने मजबूत गुरुत्वाकर्षण के साथ मैं हवा में रहते हुए भी नीचे खींच लिया जा सकता था। उस विचार के साथ लिनशेन ने उस आदमी को और भी अधिक विस्मय के साथ देखा। यह नदी असाधारण गुरुत्वाकर्षण के साथ इतनी रहस्यमय थी, फिर भी वह एक क्रिस्टल आधारित प्राणी को खींच सकता था जो 10 मीटर से अधिक लंबा था। बस इसके लिए आवश्यक शक्ति भयावह थी। दोस्त, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? लिनशेन ने लापरवाही से पूछा। वह आदमी बिना जवाब दिए केवल मुस्कुराया। लिनशेन को जल्दी से एहसास हुआ कि जब आदमी ने पहले उसका नाम पूछा था तो उसने जवाब नहीं दिया था और अब जवाब न मिलने की बारी उसकी थी। यह एक त्वरित बदला था। लिनशेन ने बुरा नहीं माना, क्योंकि वह व्यक्ति था जिसने पहले अपनी पहचान प्रकट नहीं करने का फैसला किया था। लेकिन अंदर ही अंदर उसने उस आदमी को एक उपनाम दिया, मछुआरा। दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ। अगर किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे। लिनशेन जाने के लिए तैयार था। वह अच्छा तैराक नहीं था और नदी पार करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहता था, खासकर इसलिए क्योंकि दूसरी तरफ के जंगल में अजीबोगरीब चीजें हो सकती थीं। बेहतर है कि न जाएं। अगर किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे, फिशर ने सौहार्दपूर्ण तरीके से जवाब दिया। लिनशेन ने कुछ ही कदम उठाए थे कि अचानक उसे आसमान में दूर से एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी जो इस ओर आ रही थी। तियानशिन भी यहाँ क्यों है? पहाड़ी से समुद्र तट तक काफी दूर होना चाहिए, है न? तियानशिन को देखकर लिनशेन को अब जाने की जल्दी नहीं थी। चूंकि तियानशिन यहाँ आ गया था, इसका मतलब ये होना चाहिए कि समुद्र तट दूर नहीं था। अगर वह पता लगा सकता कि किस रास्ते से जाना है तो समुद्र तट की ओर जाना बुरा नहीं होगा। वहाँ कई उत्परिवर्ती जीव थे और लिनशेन की वर्तमान ताकत के साथ वह उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस जीवों का सामना करने से नहीं डरता था। ये तेजी से उत्परिवर्तन प्राप्त करने का एक शानदार अवसर था। तियानशिन ने बहुत पहले ही लिनशेन और मछुआरे को देख लिया था, लेकिन लिनशेन की वर्तमान अल्ट्रा बन ट्राइब पोशाक और सवारी के कारण वह उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया था। हाल ही में तियानशिन बहुत अच्छा कर रहा था। उसने रियल्म किंग ग्रह में प्रवेश करने वाले कई मनुष्यों को लूटा और कुछ अल्ट्रा बन योद्धाओं को मार डाला और काफी धन इकट्ठा किया। शायद इसलिए कि हाल ही में उसके लिए चीजें इतनी आसानी से चल रही थीं, वह लिनशेन द्वारा लूटे जाने का सबक भूल गया था। नदी के किनारे 2 मनुष्यों को देखकर वह बेशर्मी से उनके पास उड़ गया।
भले ही लिन शेन ने सेना कमांडर के युद्ध के कपड़े और हेलमेट पहने हुए थे और एक बड़ी लाल बैल की सवारी कर रहे थे, तियानशिन ने परवाह नहीं की और यहाँ तक कि लिन शेन को एक आसान लक्ष्य समझ लिया। यह आदमी फिर से दिखावा कर रहा है, ऐसा लगता है कि वह हाल ही में अच्छा समय बिता रहा है। तियानशिन को आसमान से उतरते हुए देखकर सफ़ेद लबादा और आकर्षक मुस्कान, जैसे कोई देवदूत दुनिया को बचाने के लिए स्वर्ग से उतर रहा हो, लिन शेन ने खुद से कहा। तियानशिन लिन शेन के सामने उतरा, उसने एक ऐसी मुस्कान बिखेरी जो उसे विश्वास था कि सभी प्राणियों को आकर्षित कर सकती है। मानव, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? इच्छुक हूँ, लिन शेन ने सहमति से सिर हिलाया। दोस्तों के रूप में हमें अच्छी चीज़ें साझा करनी चाहिए, है ना? तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे निकालो, तियानशिन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बिल्कुल सही हो, दोस्तों को साझा करना चाहिए। तुम्हारे बैग में कौन सी अच्छी चीज़ें हैं? उन्हें निकालो और चलो देखते हैं, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तियानशिन ने लिन शेन की प्रतिक्रिया सुनकर अचानक ठंडा देखा और एक पेट लॉन्चर निकाला, उसे लिन शेन पर निशाना साधते हुए कहा, दोस्त, ऐसा लगता है कि तुमने स्थिति को नहीं समझा है। लिन शेन ने अपने हाथ में मौजूद पेट लॉन्चर को अल्ट्रा बन ट्राइब का आइटम माना, जो संभवतः चोरी हो गया था। कौन सी स्थिति? लिन शेन ने जानबूझकर पूछा। साझा करने का मतलब है कि तुम मुझे अपना सामान दो और एक अच्छे दोस्त के रूप में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तियानशिन ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। और यहाँ मैंने सोचा कि दोस्तों के बीच साझा करना आपसी है, लिन शेन ने आह भरी। पारस्परिक साझा करना उतना आनंददायक नहीं है जितना कि सब कुछ अपने पास रखना। मुझे अपनी खुशी दोगुनी पसंद है, तियानशिन ने बड़ी खुशी के साथ कहा। अब अपना सामान साझा करना शुरू करो और देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या अच्छी चीज़ें हैं। समझ में आता है, लिन शेन ने सिर हिलाया, अपना खुद का एक पेट लॉन्चर निकाला, इसे तियानशिन की ओर इशारा करते हुए। अब जब तुमने इसका उल्लेख किया है तो मुझे दोगुनी खुशी का विचार पसंद आने लगा है। अपना सामान मेरे साथ साझा करो। हाँ, वास्तव में चारों ओर नौसिखिए हैं। क्या तुमने मेरी प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सुना है? क्या आप रॉबिंग एंजल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो अपने साथी देशवासी से पूछिए, तियानशिन ने मछली पकड़ रहे मछुआरे की ओर इशारा करते हुए अति आत्मविश्वास से कहा। दोस्त, क्या तुमने रॉबिंग एंजल के बारे में सुना है? लिन शेन ने मुड़कर मछुआरे से पूछा। कभी नहीं सुना, मछुआरे ने तेजी से जवाब दिया। इससे तियानशिन का चेहरा तुरंत उतर गया और उसने ठंडे चेहरे से कहा, वास्तव में ऐसे बेवकूफ़ हैं जिन्होंने मेरा नाम भी नहीं सुना है। तुम वास्तव में मौत को बुलावा दे रहे हो। खैर, फिर मुझे दोष मत दो। इसके साथ ही बहुत दुखी तियानशिन ने तुरंत ट्रिगर खींच दिया। हालांकि उसके पेट लॉन्चर में एंजल रिवॉल्वर की फायरिंग स्पीड नहीं थी, फिर भी यह 40 की फायरिंग स्पीड के साथ एक अच्छी वस्तु थी। जिस क्षण उसकी उंगली हिली, लिन शेन, जो उसके सामने थोड़ी दूर पर खड़ा था, ने तुरंत 40 से अधिक की गति बढ़ाई और तियानशिन के पास पहुंचा। एक साधारण इंसान मुझ पर हाथ रखने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तियानशिन के लिए ऐसी गति विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं थी। उसने सीधे पीछे से एक रेड क्रिस्टल शॉर्ट ब्लेड निकाला और तेज गति से लिन शेन की गर्दन की ओर वार किया। लिन शेन के कदम बदल गए, सेलेस्टियल कोर्ट में इत्मीनान से टहलने जैसी हरकतों से बचते हुए, और वह तियानशिन के बाईं ओर चला गया। तियानशिन अजीबोगरीब हरकत तकनीक से थोड़ा चौंक गया, उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गया। सेलेस्टियल रेस हवाई हमले में उत्कृष्ट थी, युद्ध और ज़मीनी युद्ध उनकी ताकत नहीं थी, स्वाभाविक रूप से वे नुकसान में नहीं रह सकते थे। लिन शेन ने तुरंत हवा में छलांग लगाई, लेकिन निश्चित रूप से वह तियानशिन की गति से मेल नहीं खा सकता था। जब तियानशिन ने देखा कि लिन शेन की ताकत कम हो रही है और वह गिरने लगा है, तो उसने अहंकार से चिल्लाया, बेवकूफ़, आकाशीय जाति से हवा में लड़ते हुए क्या तुम्हारा सिर पानी से भर गया है? ताना मारने के दौरान तियानशिन ने बीच हवा में एक पंख वाला फ्लिप किया, खुद को लिन शेन के पीछे खड़ा किया और उसके ब्लेड ने लिन शेन की गर्दन के पीछे निशाना साधा। ये सब लिन शेन की गणना के भीतर था। वह तियानशिन को एक बड़ा आश्चर्य देने के लिए स्वर्ग की सीढ़ी का उपयोग करने ही वाला था कि अचानक उसने आसमान में क्रिस्टल लाइट की एक लगभग अदृश्य चमक देखी। अगले ही पल तियानशिन, जो कुछ हुआ था उससे बेखबर था, उसे लगा जैसे कोई उसके कपड़े के कॉलर को जोर से खींच रहा है। ये खिंचाव आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था, जिसने तियानशिन को हवा में बगल में फेंक दिया। लिन शेन जमीन पर उतरे और देखा कि मछुआरे ने अपने मछली पकड़ने के हुक से तियानशिन के कॉलर को फंसाया था और उसे खींच लिया था। तियानशिन चौंक गया और बिना ये देखे कि यह क्या था, उसने अपने ब्लेड को उसके पीछे से काट दिया। उसका छोटा ब्लेड मछली पकड़ने की लाइन पर लगा, जो बाल जितनी पतली थी, और आश्चर्यजनक रूप से इसे काटने में विफल रहा। मछली पकड़ने की लाइन काफी मजबूत थी, लेकिन तियानशिन का कॉलर नहीं था। इसने एक छेद खोल दिया, जिससे तियानशिन हुक से मुक्त हो गया। तियानशिन ने अपने पंख फड़फड़ाए और मछुआरे की दिशा में देखते हुए वापस हवा में उड़ गया। हाथ में मछली पकड़ने की छड़ी लिए मछुआरे ने लाइन को खींचते हुए कहा, इसके लिए माफ़ करें, मैंने गलती से लाइन डालते समय तुम्हें फंसा लिया।
गलती से तियानशिन की आंखों का कोना फड़क गया। उसे मछुआरे की बकवास पर एक शब्द भी यकीन नहीं हुआ और वह गुस्से से उसे घूरने लगा, क्योंकि उसका क्रिस्टल आधारित कवच धीरे धीरे खुद को प्रकट करता हुआ उसके शरीर और पंखों को ढंक रहा था। बेवकूफ़ मछुआरे, अगर मैं आज तुम्हें मछली का भोजन नहीं बना पाया तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा, तियानशिन ने कहा, हवा से मछुआरे की ओर गोता लगाते हुए। प्रकाश और छाया की एक लकीर में बदल गया। चिंता मत करो, यहाँ पर खतरा है, बेहतर है कि तुम पास न आओ, मछुआरे ने विनम्रतापूर्वक चेतावनी दी। तियानशिन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, मछुआरे के आगे से उड़ते हुए अपने छोटे ब्लेड से उसका गला काटने की कोशिश की। जैसे ही तियानशिन को लगा कि वह सफल होने वाला है, मछुआरे की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर मछुआरे ने अचानक से किनारा कर लिया, जिससे तियानशिन का ब्लेड खाली हवा में चला गया। तियानशिन मछुआरे के आगे से तेजी से आगे बढ़ा, पीछे मुड़ने और लड़ने के लिए तैयार था। तभी अचानक उसे नीचे से एक भयानक बल महसूस हुआ, जो उसके शरीर को जोर से नीचे खींच रहा था। अपने पंखों को बेतहाशा फड़फड़ाते हुए तियानशिन ने पाया कि खींचने वाला बल बहुत मजबूत था, जिससे वह आसमान में नहीं उड़ पाया। उसके पैर पहले से ही पानी की सतह को छू रहे थे, पंख बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे, फिर भी वह उस समय ऊंची उड़ान भरने में असमर्थ था। लिनशेन ने तियानशिन को पानी की सतह पर संघर्ष करते हुए देखा। अंदर से खुश था कि उसने सीधे नदी के ऊपर कूदने का प्रयास नहीं किया था। तियानशिन के क्रिस्टल बेस के साथ भी वह नदी के अजीब गुरुत्वाकर्षण का मुश्किल से विरोध कर पा रहा था। अपनी ताकत के साथ अगर वह कूद जाता तो उसे संभवतः नदी में खींच लिया जाता। तैराक न होने के कारण नदी में गिरने का मतलब सबसे अधिक संभावना है कि वह नीचे की ओर सांस रोककर डूब जाएगा, जहां ऐसे गुरुत्वाकर्षण में बेस वेरिएंट प्राणी द्वारा हमला करने से उसके बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इससे लिनशेन को मछुआरे की ताकत के लिए एक नई सराहना भी मिली, जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थी। जैसे ही तियानशिन ने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया, उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठा। हालांकि नदी की सतह अचानक फट गई, क्योंकि एक डार्क जेड ड्रैगन पानी से फट गया। उसके जबड़े तियानशिन को काटने के लिए खुल गए। तियानशिन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सारी ताकत ऊपर चढ़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाने पर केंद्रित थी, जिससे उसके पास डार्क जेड ड्रैगन से निपटने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची। ऐसा लग रहा था कि एंजल निर्दयी हो गई है। उसके शरीर से एक भयानक प्रभामंडल उठ रहा है और उसके सिर के ऊपर एक प्रभामंडल में संघनित हो रहा है। तियानशिन के सिर के ऊपर का प्रभामंडल या एंजल प्रभामंडल जैसा ही लग रहा है, जिससे वह और भी अधिक एक एंजल जैसी लग रही है। लिनशेन ने कुछ आश्चर्यचकित होकर टिप्पणी की। जैसे ही प्रभामंडल दिखाई दिया, एंजल की ताकत बहुत बढ़ गई। उसने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया और गुरुत्वाकर्षण का विरोध करते हुए ऊपर की ओर उड़ने में कामयाब रही। डार्क जेड ड्रैगन पतली हवा में उछला और वापस नदी में गिर गया, जिससे भारी लहरें उठने लगीं। फिशर, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुम मर चुके हो, तियानशिन ने क्रोधित होकर पहले से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ते हुए फिर से फिशर पर हमला किया। तियानशिन की ताकत मेरी सोच से कहीं अधिक मजबूत है। लिनशेन ने अभी तक तियानशिन को अपनी पूरी ताकत से लड़ते नहीं देखा था। जब उसने पहली बार तियानशिन का सामना किया तो वह समुद्र में उस उत्परिवर्तित प्राणी से लड़ रही थी, और जब वह बाहर आई तो वह पहले से ही आधी अपंग थी। बाद में जब तियानशिन उससे मिली तो उसने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि जब वह खुद दूसरों को लूट रही थी, तब भी उसने कभी एंजल हेलो का इस्तेमाल नहीं किया था। तियानशिन को प्रेत की तरह झपटते हुए देखकर मछुआरा जरा भी घबराया नहीं। उसने शांति से अपने हाथ में मछली पकड़ने वाली छड़ी को घुमाया। छड़ी के झटके के साथ मछली पकड़ने की रेखा हवा में एक अजीब चाप बनाती हुई तियानशिन की ओर मुड़ गई। मछली पकड़ने की रेखा की अविश्वसनीय कठोरता से अवगत तियानशिन ने पकड़े जाने की हिम्मत नहीं की और अपने पंखों को फड़फड़ाकर तेजी से रेखा को चकमा दिया। लिनशेन ने तियानशिन और मछुआरे के बीच की लड़ाई देखी, और जितना अधिक उसने देखा उतना ही उसे मछुआरे की छड़ी कौशल अजीब लगा। हुक, लाइन और रॉड का संयोजन, एक ऐसा हथियार जो लचीला और कठोर दोनों है, अप्रत्याशित रूप से उपयोग में बहुमुखी है, पारंपरिक हथियारों से पूरी तरह से अलग। रॉड के तेजी से झूलने में रेखा हजारों रेशम के धागों में बदल गई, जो अप्रत्याशित कोनों से उलझ रही थी। कठोर लेकिन लचीली छड़ कोड़ा और छुरा दोनों मार सकती थी। हुक चारों ओर उड़ते हुक की तरह अजीब था, अप्रत्याशित और बचाव करना असंभव था। तियानशिन की हवाई युद्ध क्षमताएं वास्तव में मजबूत थीं। वह मछली पकड़ने वाली छड़ी के अजीब हमलों से बमुश्किल बचते हुए आकाश में फुर्ती से आगे बढ़ती थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह नुकसान में थी। उसे अधिक ऊंचाई पर चढ़ने में संघर्ष करना पड़ता था, और एक भी गलती उसे मछली पकड़ने की रेखा में उलझा सकती थी। ऐसी अजीब हरकतें, ऐसे दिलचस्प कौशल, लिनशेन ने मछली पकड़ने वाली छड़ी की तकनीकों से आकर्षित होकर बड़ी दिलचस्पी से देखा। एक बच्चे के रूप में वह भी मछली पकड़ने गया था। बस एक बार उसके तीसरे भाई ने उसे पकड़ लिया। आधे दिन तक एक भी मछली पकड़े बिना बैठने के बाद लिनशेन धैर्य की कमी के कारण फिर कभी नहीं गया। अब लिनशेन को अभी भी मछली पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे मछुआरे की छड़ी का कौशल बहुत दिलचस्प लगा।
डेथ पाउडर कठोर या नर्म हो सकता है। लिनशेन ने ध्यान से देखते हुए सोचा कि मछली पकड़ने वाली छड़ी के इस कौशल पर विचार करना उचित होगा। जब आप उनमें रुचि नहीं रखते हैं तो कई चीज़ें मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब आप किसी चीज़ पर वास्तव में ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको जल्दी ही पता चल जाता है कि सब कुछ एक पैटर्न का पालन करता है। यदि आप व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते हैं तो यह उतना मुश्किल नहीं हो सकता जितना आपने सोचा था। मुख्य बात मेहनती होना है। बिना ध्यान के सब कुछ कठिन है, एकाग्रता के साथ चीज़ें आसान हो सकती हैं। बेशक ये केवल एक संभावना है। कुछ कार्य वास्तव में कठिन हैं, केवल परिश्रम से प्राप्त नहीं किए जा सकते। थोड़ी देर तक ध्यान से देखने के बाद लिनशेन को कुछ सुराग मिले। हालांकि रॉड तकनीक अजीब थी, लेकिन ये बिना किसी निशान के नहीं थी, बस अस्पष्ट थी और ज़्यादातर लोग शायद ही कभी इसका इस्तेमाल करते थे। तियानशिन चकमा देती रही, लेकिन उसकी गति की सीमा लगातार सीमित होती गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अंततः पकड़ी जाएगी। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं इस लानत की रेखा को नहीं तोड़ सकता। तियानशिन ने अपने दिल को कठोर करते हुए क्रूर बल के साथ स्थिति पर काबू पाने का इरादा किया। उसने चाकू को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके सिर के ऊपर का प्रभामंडल प्रकाश से चमक रहा था और उसने मछली पकड़ने की रेखा पर भयंकर वार किया, उसे काटने और वर्तमान संकट से मुक्त होने की कोशिश की। अविश्वसनीय रूप से तेज लाल क्रिस्टल शॉर्ट ब्लेड भयानक गति से आगे बढ़ते हुए मछली पकड़ने की रेखा पर लगा, केवल इसे एक तरफ झूलने के लिए, पूरी तरह से सुरक्षित। मछुआरे ने खींचा और रील किया। रेखा तियानशिन के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। एक पल में उसके चारों ओर कई बार चक्कर लगाती हुई मछली का हुक तियानशिन के कवच में धंस गया। रॉड के एक जोरदार झटके के साथ तियानशिन का शरीर तुरंत एक लंबी पट्टी में बंध गया जो हवा में आगे पीछे लटक रही थी। तियानशिन को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसकी आंखें हरी हो रही थीं। अगर उसे पता होता कि यह आदमी इतना दुर्जय है तो वह कभी नहीं आता। अरे बस एक इंसान, ऐसा राक्षस कैसे आ सकता है? तियानशिन ने कड़वाहट से सोचा, खून की उल्टी करना चाहता था। मछुआरा नदी की ओर मुड़ा और तियानशिन अचानक पानी की सतह से ऊपर लटक गया। मछली पकड़ने की रेखा के खिंचाव और नदी के नीचे से भयानक गुरुत्वाकर्षण ने रेखा को खींच दिया और तियानशिन कसकर बंधा हुआ छटपटाने के लिए भी संघर्ष कर रहा था। दोस्त, ये सब गलतफहमी है, चलो इस बारे में अच्छी तरह से बात करते हैं, तियानशिन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने अभी किससे कहा था कि तुम मछली का चारा बनने जा रहे हो? मछुआरे ने तियानशिन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। खांसी, तुमने गलत सुना। मैं कह रहा था तुम्हारा मछली का चारा पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हें और बनाने में मदद कर सकता हूँ, तियानशिन ने जल्दी से जवाब दिया। क्या ये सही है? मछुआरा मुस्कुराया। निश्चित रूप से, तियानशिन ने जल्दी से कहा। मछुआरे ने तियानशिन को ऐसे देखा जैसे वह कुछ सोच रहा हो। अचानक नदी की सतह फट गई और एक विशाल छाया गहराई से उछली जिसने तियानशिन और रेखा को एक ही घूंट में निगल लिया। मछुआरे ने घटनाओं के इस मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। एक ब्लू व्हेल से बड़ा बेस वेरिएंट प्राणी उभरा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इससे पहले कि वह संतुष्टि के साथ मुस्कुराए, यह आखिरकार बाहर आ गया है। लिनशेन ने बेस वेरिएंट प्राणी को भी देखा जो नदी से निकला था। ये स्याही के समान काले रंग का था। इसका शरीर कोई जैसा था जो किसी भी कोई से कई गुना बड़ा था, यहाँ तक कि ब्लू व्हेल से भी बड़ा। इसके सिर पर आगे की ओर मुड़ा हुआ सींग था जिसमें से 1 मीटर से अधिक ऊंचा लालटेन जैसा सफ़ेद क्रिस्टल लटका हुआ था, जिसके अंदर कुछ टिमटिमा रहा था जो एंग्लरफिश के लालच की याद दिलाता था, केवल काफ़ी बड़ा था। बस ऐसे ही तियानशिन का अंत हो गया। लिनशेन को अपने दिल में कुछ दया आ गई। उसने अभी तक तियानशिन से अपना सामान नहीं लिया था, इससे पहले कि वह उस राक्षसी मछली द्वारा निगल लिया जाता। मछुआरे के पैर मजबूत हो गए, चट्टान में धंस गए। जैसे ही उसने एक हाथ से रॉड पकड़ी और दूसरे हाथ से तेजी से लाइन को बाहर निकाला, उसके शरीर पर एक नीले क्रिस्टल आधारित कारपेस का निर्माण हुआ। एक छप के साथ राक्षसी मछली ने एक बहुत बड़ी लहर पैदा की और नदी में वापस चली गई। मछुआरे ने लाइन को तेजी से छोड़ना जारी रखा, लेकिन जिस गति से उसने ऐसा किया वह राक्षसी मछली की तैरने की गति से स्पष्ट रूप से धीमी थी। जल्द ही मछली पकड़ने की लाइन को तना हुआ खींचा गया और रील अपने आप घूमने लगी, ड्रिल बिट की तरह तेज। मछुआरे ने रॉड को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही लाइन अपने अंत तक पहुंची, वह आगे की ओर झुक गया, लगभग नदी में खींच लिया गया, फिर भी वह रॉड से चिपका रहा। लिनशेन ने तेजी से बेस म्यूटेशन किया और पीछे की ओर भागा। मछुआरे ने उसके शरीर को पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे पीछे की ओर खींचा, लेकिन फिर भी वह उसे खींचना बंद नहीं कर सका। लिनशेन ने अपनी पूरी ताकत लगाई, एक हाथ से मछुआरे को खींचा, दूसरे हाथ से पेट लॉन्चर निकाला, जिसका इस्तेमाल उसने पेट कैप्सूल को खोलने के लिए किया। सबसे बड़ा और भारी हेल रॉक क्रिस्टल ईविल ड्रैगन उनके पीछे दिखाई दिया। उसने अपने शरीर को घुमाया, अपनी पूंछ को लिनशेन के चारों ओर लपेटा और अपने चारों अंगों को अंदर की ओर करके उसने जोर से पीछे की ओर खींचा।